सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जयराम जी की अगेन अपन आ चुके अपन के योगा क्लास 12 का एक और नया वीडियो लेके, जिसमें कि अपन योगा क्लास 12 का यूनिट नंबर 3 का वन शॉट कवर करने आए हैं। ठीक है, इस वन शॉट में मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से, ठीक है, राइटिंग पे आप लोग जाना नहीं, प्लीज़ मजाक में उड़ाना, क्योंकि मैंने इसको मतलब 11 तारीख पहले महीने 2024 में लिखा है, लास्ट मंथ थी। ठीक है, तो पेपर के एक महीने पहले लिखा ना, इसलिए थोड़ी मतलब राइटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उसको आप इग्नोर करना और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और उससे आगे से यही कहना चाहिए, शेयर अपने दोस्तों को जरूर करते, क्योंकि वो अभी ये टाइम है जब आप अपने दोस्तों की सबसे आप मदद कर सकते हो। बड़े फेयरवेल कहते हैं ना कि हाँ मिलते रहेंगे, अब अभी तो शेयर कर दो ना, उनकी कम से कम मदद कर दो थोड़ी है। और एक बात बताऊँ तो एक बार चैनल को जाके एक बार चेकआउट कर लेना, पूरा ज्ञान हो जाएगा आप लोग कितना पीछे समझे। एक बार चैनल पर जरूर चले जाना, ये बात। और अपन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, चल रहे अपन सीधा पढ़ने। तो योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन, तो यूनिट नंबर 3 में यही बताया कि अपन का योगा हेल्थ प्रमोशन में कैसे काम आता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते सीधा। इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एंड सीपीआर। तो सबसे पहले अपन का इंट्रोडक्शन बताया किसका, फर्स्ट एड का, और सीपीआर अपन का कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। ठीक है, रिससिएशन मीन्स पुनर्जीवन। तो ड्यूरिंग एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, फर्स्ट एड एंड सीपीआर आर इमीडिएट हेल्प फॉर सिक और इंजर्ड पर्सन। तो किसी भी एक्सीडेंट और इमरजेंसी के टाइम पे जो फर्स्ट एड है ना और सीपीआर, वो अपन की इमीडिएट हेल्प होती है किसके लिए, सिक और इंजर्ड पर्सन के, जो जिसको मतलब इंजरी हुई और जो बीमार है। ठीक है, सीपीआर अपन का। अब सीपीआर क्या होता है, ये होता है अपन का कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन मीन्स पुनर्जीवन। कार्डियो पल्मोनरी अपन का श्वास नली से रिलेटेड होता है। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन सीपीआर का जरूर नाम याद करना, पेपर में यही पूछा जाएगा। अब फर्स्ट एड परफॉर्म्ड बाय बेसिक मेडिकल और इवन बाय अनट्रेन्ड पर्सन। तो देखो अपन की फर्स्ट एड परफॉर्म हो सकती है एक बेसिक मेडिकल और एक मतलब नॉलेज के साथ, और एक अनट्रेन्ड पर्सन भी अपन का परफॉर्म कर सकते हैं इसको, सीपीआर को। और एईडी अपन की क्या है, एक मशीन है। किसकी मशीन है, ये अपन की होती है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। इसका मतलब फुल फॉर्म है एईडी का, ऑटोमेटेड, मैटिक नहीं मेटेड। ठीक है, एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। ठीक है, डेफिब्रिलेटर ये अपन की मशीन होती है फॉर इलेक्ट्रिकल शॉक इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट मीन्स स्टॉपिंग ऑफ हार्ट। ये अपन की मशीन होती है एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर फॉर इलेक्ट्रिकल शॉक, जो अपन को कार्डियक अरेस्ट मतलब स्टॉपिंग ऑफ हार्ट होता है किसी इंडिविजुअल को तब, या हार्ट बीट। अब AED is usually available at public places, commercial setups like malls, cinema halls, airports, etc. तो अपन की AED मतलब इजीली अवेल होती है कहाँ पे, पब्लिक प्लेसेस में, कॉमर्शियल सेटअप जैसे कि मॉल्स कह सकते हैं, सिनेमा हॉल्स, एयरपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे AED की अवेलेबिलिटी बहुत है। अब प्राइमरी एम क्या है, मतलब AED और अपन का सीपीआर का, इनका प्राइमरी एम है टू मिनिमाइज करना पेन। जो अपन का दुख है ना एक पेशेंट का, उसका मतलब मिनिमाइज कर देना। ठीक है, जिंदगी बचाना, सेव लाइफ करना, स्टेबलाइज करना अपन के पेशेंट को। ठीक है, मतलब उसको स्टेबलाइज करना, ठीक है, उसको मतलब कॉन्शियसनेस में लाना, और प्रिवेंट करना उसको डेथ को बाय लाइफ सेविंग प्रोसेस है ना, क्योंकि ये, और इंजरी को भी मतलब प्रिवेंट करना मीन्स रोकना। तो फर्स्ट एड कैन बी परफॉर्म मतलब कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल। तो अपन का जो फर्स्ट एड है ना, अपन उसको एक ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल से कंपेयर नहीं कर सकते। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर में फ़र्क होता है, समझ रहे हो। तो इसमें वही बताया गया कि आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते ना ट्रेंड मतलब मेडिकल प्रोफेशनल से एईडी को या फिर सीपीआर को। फर्स्ट एड इज़ लाइक अ कॉमन सेंस मेजर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसमें मतलब यही बताया कि अपन का फर्स्ट एड ना, वो अपन एक कॉमन सेंस मेजर होते हैं। ठीक है, जो अपन के बेसिक मेजर्स होते हैं, इमरजेंसी मीन्स कार्डियक अरेस्ट कह सकते हैं उसके टाइम पे। तो कुछ ABCD पॉइंट है। अब देखो जी, सड़ा सा ABCD नहीं लिखा है कि टाइम पास का, इसके देख लो पॉइंट लिखे ABCD, एयरवेज, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, तो कुछ ABCD पॉइंट है अपन के। ए से होगा एयरवेज मीन्स एयरवेज आर क्लियर। आपको क्या क्या चेक करना है जब भी आपको मतलब इमरजेंसी के टाइम पे, एयरवेज मीन्स एयरवेज आर क्लियर, ए। ठीक है, ब्रीथिंग, बी, रेस्पिरेशन मेंटेन। ठीक है, ब्रीथिंग इज मेंटेन्ड और रेस्पिरेशन मेंटेन्ड। सी, सर्कुलेशन मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, कहीं उसका सर्कुलेशन कोई गड़बड़ तो नहीं, मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही पेशेंट के लिए, वो चेकआउट करना है। इसके अलावा डिसेबिलिटी, डिफ़िकल्टी इन बॉडी फंक्शन और एक्टिविटी लिमिटेशन, मतलब उसका हाथ पाँव तो नहीं टूट गया कि उसको एक्टिविटी लिमिटेशन हो गई, वो अपने हाथ मूव नहीं कर पा रहा, या फिर कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई, गर्दन नहीं मोड़ पा रहा। ये ABCD पॉइंट को याद कर जरूर कर लें, पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सम इम्पॉर्टेंट मेजर, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स बताएंगे। ठीक है, जो कि आपको इंश्योर करने हैं कि हाँ ये तो होने ही चाहिए। इज एनवायरनमेंट सेफ फॉर द पर्सन, इस पर्सन इज कॉन्शियस। तो देखो आपसे सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि वो जो एनवायरनमेंट है ना, वो पर्सन के लिए सेफ़ है कि नहीं है, वहाँ पे आप खुद के लिए भी सेफ़ है कि नहीं है, आप ये भी इंश्योर कर लेना।
ठीक है। और इस पर्सन कॉन्शियस, क्या वो पर्सन कॉन्शियस है, ठीक है, या फिर नहीं। इफ़ द पर्सन इज अनकॉन्शियस, अगर वो पर्सन अनकॉन्शियस है तो क्या करो, टैप करो ऐसे थक थक, ठीक है। टॉक करो उससे कि हेलो भाई, है ना। और शेक करो हिज हर शोल्डर, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो वाला टॉक, ठीक है। और शेक करो उसकी हिज हर शोल्डर, मतलब उसके शोल्डर को हिलाओ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके अलावा शाउट करो आर यू ओके, ऐसे बोलो, ठीक है। तो ये अपन का टॉक के अंदर आ जाएगा आर यू ओके। लेकिन आपको क्या करना है, अगर अनकॉन्शियस दिखे टैप करो, टॉक करो, शेक करो उसके शोल्डर को, शाउट करो आर यू ओके। और देखो, अगर जिस इन सब से कुछ नहीं होता, उस सबसे पहले आप लोग हेल्पलाइन नंबर को फोन कर दो, ठीक है। एम्बुलेंस, पुलिस या फिर इमरजेंसी की और भी अपन की फायर ब्रिगेड, ठीक है। तो अब इनके नंबर जानने हैं तो भाई आप लोग कहीं पे भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आराम से मिल जाएंगे। अब लुक करो और लिसन करो। कोई भी पेशेंट है ना तो उसको लुक करो और लिसन, मतलब क्या देखना है, क्या सुनना है, मैं बता देता हूँ। आपको मूवमेंट देखना है किसके, चेस्ट के, ठीक है। सीधा मूवमेंट ऑफ चेस्ट। और ट्राई करना है लिसन टू ब्रीथिंग साउंड, जो उसकी सांस लेने की साउंड है ना, उसको मतलब लिसन करना है, सुनना है, ठीक है। और ट्राई करना है पल्स मीन्स हार्ट बीट को उसकी नेक पे, ठीक है। नेक मतलब गले पे। अब देखो गले पे कहाँ, एक अपन की कैरोटाइड, मतलब कैरोटाइड अपन की आर्टरी होती है, कौन सी, कैरोटाइड। वो उसमें वन साइड ज़्यादा, मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा दबा के नहीं रखना है। लेकिन 10 सेकंड के अंदर आपको उसको चेक कर लेना उसकी पल्स को, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा दबाओगे तो अगर पेशेंट मर नहीं रहा होगा तो अपन ज़बरदस्ती मार देंगे, है ना। तो ये अपन का आप लोग समझ जाओ। इफ़ एड इज़ अवेलेबल, अगर AED मीन्स ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो डिलीवर करो एक शॉक, जो कि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होगा, फिर अपन CPR दो, समझे। ये नहीं कि अपन ने सीधे CPR दिया। अगर AED अवेलेबल तो एक बार शॉक पहले डिलीवर कर लो, ठीक है, जिससे कि पहले उसकी ज़िंदगी बच जाए, फिर अपन ये पहले अपन के बड़े मेजर, फिर कॉमन मेजर। अब CPR क्या होता है अपन का, ये अपन का एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, ठीक है। कार्डियो पल्मोनरी सस्टेशन, ये अपन का यूज़फुल है ब्रीथिंग और हार्ट बीट में, ठीक है। अपन का लाइफ सेविंग प्रोसीजर अपन का यूज़फुल है ब्रीथिंग और हार्ट बीट में। और एवरीवन शुड लर्न CPR, हर एक इंसान, मतलब हर एक इंडिविजुअल, आपको, मुझे और आपके दोस्तों, मेरे दोस्तों को, सबको मतलब CPR लर्न करना ही चाहिए, आना ही चाहिए ना। मतलब बेसिक थिंग है यार। मतलब अनट्रेंड आदमी भी मतलब ये कर लेता है, बताओ अपन नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बुरी बात है, बड़ी नहीं, ठीक है। वरना आप लोग एकदम खुद को प्रमाण पत्र दे दो। और टू सिचुएशन रिगार्डिंग CPR, कुछ दो सिचुएशन बताएं जो कि अपन की CPR के मतलब रिगार्ड्स हैं। एक तो ट्रेंड की और दूसरी अनट्रेंड की, अपन देख लेते हैं। इफ़ नॉट ट्रेंड देन ओनली यूज हैंड्स कंप्रेशन चेस्ट 100 टाइम्स इन अ मिनट, मतलब यूनिट अंटिल मेडिकल हेल्प राइस। तो अगर आप ट्रेंड नहीं हो, मुझे पता है आप ट्रेंड नहीं हो, ठीक है ना, मैं हूँ, तो अपन को सिर्फ हैंड का यूज़ करना है, ठीक है। और कंप्रेस करना है किसको, चेस्ट को, कितनी बार, 100 टाइम्स पर मिनट, मतलब 100 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट अपन को करने हैं, जब तक मेडिकल हेल्प अराइव नहीं हो जाती है। और वहीं अगर आप वेल ट्रेंड हो, मतलब अच्छे से भाई पूरी तरह से आप लोग वेल ट्रेंड हो, तो आप अपन को मतलब परफॉर्म करना है 30 चेस्ट कंप्रेशन। उसके बाद फिर देनी है 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग मीन्स 30:2 यूज़ करना है, उसमें 100:1 यूज़ करना है, इसमें 30:2। जबकि वो अपन का था कंप्रेशन मिनट का, ये अपन का कंप्रेशन मतलब क्या कहते हैं इसको, वेंटिलेशन, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो है 30:2, ठीक है। रेस्क्यू ब्रीथिंग अपन की माउथ टू माउथ भी हो सकती है, माउथ टू नोज भी। लेकिन आप मास्क यूज़ कर सकते हो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, कोरोना की वजह से, ठीक है। अब कोरोना काल तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो घूम ही रहा है ना, अब भूला भटका वो भी। CPR, CPR क्या कहता है, ये अपन का हैगा मतलब CPR अपन का कॉज करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करने में अपन के ब्रेन के द्वारा, और रिस्टोर करता है अपन की नॉर्मल हार्ट एक्टिविटी को, ठीक है। एक और मतलब इसका फ़ायदा है कि ये अपन के नॉर्मल, मतलब अपन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करता है अपने ब्रेन में, ठीक है। तो CPR तो अच्छी बात है वैसे। और रिस्टोर करता है नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है CPR की, हार्ट बीट को रिस्टोर कर देता है। लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कॉज ब्रेन डैमेज, और मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मतलब कमी के द्वारा क्या होगा, आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, आपका नहीं, एक इंडिविजुअल का, कुछ ही मिनट में भाई, कुछ ही मिनट में, समझ आया। और अगर पर्सन मतलब 5 से 10 मिनट में मर भी सकता है, समझे, कुछ मिनट में उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और फिर वो मर भी जाएगा, क्योंकि ब्रेन अपन का मेन मतलब फंक्शनिंग वो मैनेज करता है अपन की पूरी बॉडी की। तो देखो, अंडर CPR CA भी आता है अपन का CPR के अंदर, मोस्ट IMPA, ठीक है, जितने स्टार लगा उतने लगा लो। तो CA भी अपन का क्या है, कैब, ठीक है, कैब अंडर CPR आता है। ये अपन का होता है कंप्रेशन ओनली मीन्स, इसमें अपना कंप्रेशन अपन का इन्वॉल्व होता है हैंड्स ओनली के द्वारा, ठीक है, कि हाथ यूज़ करने हैं, मतलब वेंटिलेशन सपोर्ट नहीं देना है आपको पेशेंट को।
इट इज़ ईजियर टू परफॉर्म। ये अपन का क्या, CAB अपन का ईजियर होता है परफॉर्म करने में, ठीक है, आसान होता है, क्योंकि इन्वॉल्व कर रहे थे किसको, कंप्रेशन को, विदाउट वेंटिलेशन सपोर्ट। वेंटिलेशन मतलब माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज, किसी प्रकार का वेंटिलेशन नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन, ठीक है। और अपन का अनट्रेंड मीन्स आपके लिए बना है, ठीक है। ठीक है, मतलब दिल पे मत लेना। अब रिकमेंडेड कंप्रेशन डेप्थ, कुछ मतलब रिकमेंडेड बताएं, मतलब अपन की मेडिकल के हिसाब से कितनी कंप्रेशन डेप्थ करनी है। ये नहीं कि आपने मतलब उसको कंप्रेशन कर तो मतलब सीना फोड़ के हाथ अंदर घुसा दी, इतना नहीं करना है, समझ रहे हो, एक मतलब हद होती है, ठीक है। तो फॉर एडल्ट्स और चिल्ड्रंस, मतलब अडल्ट और चिल्ड्रन के लिए 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस, ठीक है। और वहीं पे इन्फेंट्स के साथ 4 सेंटीमीटर आपको कंप्रेशन करना है। अब ये आप लोग स्केल लेके तो करोगे नहीं, तो अंदाज़ा लगाते रहना, आप करना है नहीं, ठीक है। किसी मतलब अनट्रेंड मतलब ट्रेंड आदमी को ढूंढे, अगर वरना करो तो ध्यान से करना, ठीक है, बहुत आराम से। हम तो कहें इनको भी तुम 3 3 सेंटीमीटर कर लो, लेकिन बुक के हिसाब से है तो इतना याद रखो, ठीक है। CBSE की बुक के हिसाब से मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है। तो अडल्ट के लिए 5 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंचेस, और इन्फेंट्स के लिए लेस देन 2 इंचेस मीन्स 4 सेंटीमीटर। और यूज़ कर 2 हैंड्स फॉर कंप्रेशन। तो कॉम्प मतलब मैंने लिखा है कंप्रेशन, ठीक, ये अपन का शॉर्ट फॉर्म में। तो बता ही दिया था कि कितना कम टाइम बचा था पेपर मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए। तो यूज़ करने अपन को सिर्फ और सिर्फ 2 हैंड्स कंप्रेशन के लिए, किसके लिए, अडल्ट के लिए। वहीं जो चिल्ड्रन है ना, बच्चे 18 से नीचे वाले, उनके लिए यूज़ करना है एक हाथ मीन्स 1 हैंड। और 2 फिंगर किसके लिए, इन मतलब बेबीज़ के लिए यूज़ करनी है, इन्फेंट्स के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। और वो अपन कौन सी फिंगर्स रहेंगी, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, इसमें समझाने की नहीं है फिंगर्स, ठीक है। अब एक सेकंड जरा मैं सीधा बैठ जाऊँ। ABC वर्सेस CAB। अब देखो, KBC वर्सेस CAB, अपन का कौन बनेगा करोड़पति नहीं है अपन का, आज अपन बनेंगे करोड़पति, समझे। तो ABC और CAB मार्क्स से, ठीक है। तो स्टेप्स बताएं ABC और CAB के। तो CPR में न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए कुछ बताया, देखो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए अपन ABC यूज़ करेंगे, और अडल्ट और चिल्ड्रन के लिए अपन CAB यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ABC में क्या है, अपन को सबसे पहले इंश्योर करना है कि एयरवेज मतलब एयरवेज आर मतलब वो अपन की वो क्लियर है कि नहीं है, फिर रेस्पिरेशन मेंटेन्ड है कि नहीं है, ब्रीथिंग, और फिर चेस्ट कंप्रेशन करना है, ठीक है, आखिरी में। वहीं पे अडल्ट्स में इसका एकदम उल्टा है, ठीक है, सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन करना है, फिर अपन का एयरवेज ब्रीथिंग चेक करनी, कहीं वो मतलब उसकी वो अपन की एयरवेज मतलब नॉस्ट्रल से एकदम क्लियर है ना, सांस तो ले पा रहा है, और ब्रीथिंग चेक करनी कि अब रेस्पिरेशन मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, वरना फिर से वही मतलब प्रोसेस रिपीट करनी है CAB की, अडल्ट और मतलब चिल्ड्रन में, और इन्फेंट की मैं बता चुका हूँ। अब देखो जो आने वाला है ना, वो सिर्फ उन लोगों के लिए करना है जो कि वेल ट्रेंड है, और किसी के लिए नहीं करना है, समझे, आप ट्राई मत करने लग जाना। तो ठरकी बन गई समझ, ठीक है। तो माउथ टू माउथ एसोसिएशन मीन्स पुनर्जीवन, ठीक है, वरना कई लड़के बैठ जाएंगे, हाँ अब तो मैं ही दूंगा माउथ टू माउथ, है ना। तो ये भाई मतलब ट्रेंड के लिए है, मतलब आपके लिए नहीं बना है, आप लोग अभी बिगिनर हो। तो माउथ टू माउथ एसोसिएशन अपन का पुनर्जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। मीन्स एसोसिएशन होता है पुनर्जीवन, और माउथ टू माउथ एसोसिएशन मीन्स अपन का वेंटिलेशन सपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के लिए 2 बार बोला, ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड। अब यूनिवर्सल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो अपन के क्या बताया गया है CBSE की गाइडलाइंस के हिसाब से, कौन सा यूनिवर्सल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन मतलब कितना कंपेयर मतलब कंप्रेशन करना, वेंटिलेशन सपोर्ट कितना देना है। 30:2 अपन का यूनिवर्सल है, जिसमें कि अपन के 30 कंप्रेशन इन्वॉल्व है, और फिर 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग, हर बार ये प्रोसेस रिपीट होगी। और विथ चिल्ड्रन इफ मतलब ट्रेंड रेस्क्यूअर्स आर प्रेजेंट, अगर बच्चे हैं और 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है ना, तो अपन को 15:2 यूज़ करना है, जिसमें कि 15 कंप्रेशन रहेगा और 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग रहेगा, 2 लोग हैं और एक है, तो 30:2, 30:2 है, हाँ। और देखो बेबीज़ के साथ तो जेंटली करना ही है, वरना मैंने कहा है सीना फोड़ते हुए अंदर हाथ ले जाओ, इतना खतरनाक नहीं करना है, समझे, वरना जानबूझ के मार दो फिर केस और हो जाएगा। तो CPR मेथड मीन्स CAB। तो CPR मतलब मेथड अपन की CAB की कहलाती है, अपन देख चुके हैं, कंप्रेशन, एयरवेज और ब्रीथिंग। अब देखो कंप्रेशन क्या है, तो कंप्रेशन पढ़ते हैं अपन कैसे क्या करना है। तो पुट द पर्सन ऑन हिज अ बैक ऑन अ फर्म सरफेस, मीन्स जिसको भी मतलब अपन का पेशेंट है ना, अपन को उसके बैक पे लेटा देना है, ठीक है, एकदम सीधा मुंह अपन का आसमान की तरफ, ठीक है। और फर्म सर्विस में एक फ्लैट सरफेस पे, और फिर अपन को बैठ जाना है उसके पर्सन के नेक के आसपास या शोल्डर के आसपास, मीन्स अपनी गोदी बना के उसका सिर अपने गोदी में रख लो, समझे, इस हिसाब से। और प्लेस करना है अपन की हील 1 हैंड ओवर द सेंटर ऑफ द चेस्ट, पर्सन चेस्ट बिटवीन द निपल्स। तो आप लोग को मतलब बता दूं, उसके चेस्ट के एकदम बीचों बीच बिटवीन द निपल्स आपको मतलब अपना हाथ रखना है। और इन्फेंट के लिए 2 उंगली, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, और चिल्ड्रन के लिए अपन का 1 हैंड, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग मेंटेन कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी अपन का पेशेंट हो।
अब प्लेस करो अदर हैंड को ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड, अपन का दूसरा हैंड ना उसके मतलब एक के ऊपर एक हाथ रखो। उसके बाद कीप करो अपने एल्बो को एकदम स्ट्रेट कर लो, ठीक है, अपने शोल्डर से एकदम स्ट्रेट। और फिर अपन अपन को क्या करना है, अपन को समझे, और यूज अपर अपन का जो अपर बॉडी वेट है ना उसको यूज करके पुश करना है डाउन चेस्ट एटलीस्ट ऑफ 2 इंचेस। 2 इंचेस का मतलब 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स होता है एकदम, ये नहीं कि आप स्केल लेके बैठो। और पुश करना है एट अ रेट ऑफ 100 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक है। अब चलो ये तो अप्रॉक्सी में आएगा, आप थोड़ी ना हर बार ऐसे 100 बार करोगे, उतने में तो आदमी मर जाएगा, कई मिनट निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पुश करना है एट अ रेट ऑफ 100 कंप्रेशन पर मिनट। और मैंने बताया एल्बो सीधी रखी, एकदम हाथ सीधे रख के पूरी अपर बॉडी वेट ही अपन का यूज़ मतलब यूज़ करके, ठीक है। अगर आप ट्रेंड नहीं हो तो कंटिन्यू करो इस प्रोसेस को जब तक कि कोई मूवमेंट या फिर हेल्प अराइव ना हो जाए, उस पर्सन में मूवमेंट ना आ जाए या फिर अपन की हेल्प ना आ जाए, समझे, एम्बुलेंस। और अगर आप ट्रेंड हो तो फिर आपको ओपन करनी है उसकी एयरवेज मीन्स माउथ या नॉस्ट्रिल, और आपको देनी है रेस्क्यू ब्रीथिंग, ठीक है। अब एयरवेज में क्या है, अब इस स्टेप पे आना है, वरना वो स्टेप करना अगर ट्रेंड नहीं हो तो, और ट्रेंड है तब इस वाले स्टेप पे आना ए पे, ठीक है। तो एयरवेज में अपन क्या है, अगर आप ट्रेंड हो, पहले लिखा है देखो ट्रेंड हो, तो परफॉर्म करो 30 चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। और उसके बाद पुट करो मतलब पाम ऑन द पर्सन फोरहेड, मतलब फोरहेड मतलब फ्रंट साइड ऑफ दी मतलब अपन के ब्रेन पे, ठीक है, माथे पे, ठीक है, जहाँ से अपन मम्मी पापा का सिर या किसी का भी सिर दुखता है उनका दबाते हैं ना, तब, ठीक है। और जेंटली टिल्ट करो उसके हेड को बैक, थोड़ा पीछे को ऐसे बैक करो, या अपन का उसका माउथ खोलने की कोशिश करो। ये नाक ऐसे ऐसे बना दो नाक, ठीक है, ये नाक ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ रियल नाक, ठीक है। अब देन विथ द अदर हैंड, और दूसरे हैंड से लिफ्ट कर उसकी चिन को नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे, तो उसका मुंह खुल जाएगा, ठीक है, और ये उसकी नाक रही, ठीक है। उसके बाद ओपन करो उसकी एयरवेज को, ठीक है। अब देखो, अब मोस्ट आई एम पी आर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या करना है, रेस्क्यू ब्रीथिंग देनी है जो कि अपन की माउथ टू माउथ हो सकती है और माउथ टू नोज हो सकती है। अगर उस पर्सन का माउथ इंजर्ड है तब आप उसको माउथ टू नोज दोगे, और अगर नोज इंजर्ड है तो माउथ टू माउथ दोगे, और अगर दोनों ही इंजर्ड हैं तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी दिक्कत होने वाली है, समझो। और कैंट भी यूज, ठीक है। तो एंड इन माउथ इज इंजर्ड कैन एंड कैन नॉट बी यूज। तो आपको मतलब अगर माउथ यूज़ नहीं करना है, ठीक है, अगर इंजर्ड है तो बस इतना याद रखो। और यूज़ करना है मास्क को टू इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, कोरोना का पहले ही बता चुका हूँ। अब क्या करना है, अब आपको 30:2 यूज़ करना है, जो अपन का यूनिवर्सल वेंटिलेशन रेशियो है कंप्रेशन के साथ, जिसमें 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन रेशियो रहेंगे। कंटिन्यू करनी है चेस्ट कंप्रेशन जब तक एडी मीन्स ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर अवेल ना हो जाए, ठीक है, मिल ना जाए, उसको डिलीवर करोगे ना शॉक, इसलिए। और सीपीआर अपन का चिल्ड्रन में कैसे होगा, ठीक है, चिल्ड्रन में भी अपन का सीएबी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी वो नहीं है अलग से, ठीक है। उनमें एबीसी जरूरी नहीं है, लेकिन सीएबी तो कर सकते हैं सब में, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, कंप्रेशन सेम टू सेम वही है जो पहले बता चुका हूँ। तो आप अगर चाहते तो एक बार जल्दी जल्दी बोल के बता दे रहा हूँ क्या है। तो पर्सन को उसके मतलब बैक पे लेटाओ, फर्म सरफेस एक फ्लैट सरफेस, उसके बाद उसके मतलब कंधे और सिर के यहाँ बैठ जाए, उसका सिर अपने गोदी में रख लो, ठीक है। उसके माथे के मतलब निपल्स के बीच में अपने दोनों हाथ रख लो, एकदम एल्बो स्ट्रेट करके कंप्रेस करो, ठीक है, अगर आप ट्रेंड नहीं हो तब। फिर दूसरे में आपको एयरवेज में उसको मतलब एयरवेज को खोलो, या तो माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज उसको कंप्रेस मतलब वेंटिलेशन सपोर्ट दो। अब ब्रीथिंग ब्रीथिंग में क्या है ना, आपको माउथ टू माउथ वही अपन का वेंटिलेशन सपोर्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। पूरी प्रोसेस सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है, देखो लिखा भी है अपन का, ये लिखा है कंप्रेशन के लिए सेम टू सेम वही, कुछ अलग से नहीं है, चिल्ड्रन में भी सेम टू सेम ही होता है, ठीक है। ये देखो ये वही लिखा है, उसके शोल्डर के यहाँ बैठ जाओ, और एक हैंड इनमें बस एक हैंड यूज़ करना है, समझे, दो हैंड यूज़ नहीं करने आपको। और 100 से 120 मतलब कंप्रेशन पर मिनट देने हैं, ठीक है। और एयरवेज और ब्रीथिंग तो देखो सेम एज लास्ट पे, एयरवेज और ब्रीथिंग। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन की, योइक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स योइक मैनेजमेंट क्या है स्ट्रेस की, और उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे जब आप उसको मैनेज करोगे, किसको, स्ट्रेस को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस सबको आता है, पेपर के टाइम पे अभी आपको बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, समझता हूँ, मेरी भी वही हालत है, समझे। अब मेडिकल साइंस डिफाइन करती है स्ट्रेस को एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अपन की बॉडी का नॉन स्पेसिफिक डिमांड्स के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेस अपन का क्या डिमांड है, अपन की अडेप्टेबिलिटी को डिमांड मतलब अपन की अडेप्टेबिलिटी की डिमांड करता है, मीन्स अनुकूलनशीलता की डिमांड करता है, और एवोक करता है मीन्स जगाता है अपन के रिस्पॉन्सिवनेस को, ठीक है। तो स्ट्रेस अपन का जनरेट हो सकता है फ्रॉम किससे, फियर से,
होप से, एक्सपेक्टेशन और बिलीफ से, ठीक है। फियर पेपर का फियर, होप अच्छे मार्क्स की होप, एक्सपेक्टेशन अपन के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, अरे एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और बिलीव करना अपन को खुद पे, इन सब के वजह से स्ट्रेस हो सकता है। बिलीव का क्या, खुद पे यकीन ही नहीं है कि बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है ना। और जहाँ पे कूप लिखा है वहाँ पे कोऑपरेट है, पहले लिख दिया ऊपर, ठीक है। तो व्हेन आवर रिसोर्स, जब अपन की रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज्ड हो जाती हैं, ओवर एग्जॉस्टेड हो जाती हैं, तो बॉडी है ना उसकी माल फंक्शनिंग मीन्स, फंक्शनिंग है ना वो मतलब स्टॉप हो जाती है। स्मूथली करना मीन्स माल फंक्शनिंग हो जाती है। अब देखो फिजिकल साइन क्या है अपन के स्ट्रेस के, हाई ब्लड प्रेशर मीन्स बीपी हाई होना, ठीक है, हाई शुगर हो जाना, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होना, बैक पेन होना, ठीक है। और भी कई हो सकते हैं, लेकिन ये तो अपन के कॉमन है। कौन से फिजिकल साइंस है अपन के, हाई बीपी, हाई शुगर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बैक पेन, और भी कई हैं, उनको अपन आगे चल के देख लेते हैं अभी। अब द योगिक ब्रीथिंग प्रैक्टिस प्राणायामा, जो अपन की योगिक ब्रीथिंग प्रैक्टिस है, कौन सी प्राणायामा, वो रीस्टार्ट करती है और रेजुविनेट करती है इसकी अपन की बॉडी को, और हेल्प करती है कंट्रोलिंग द माइंड, अपन के माइंड को कंट्रोल करने में, और इनक्रीज करती है किसको, कामनेस को, अपन को रिफ्रेशनेस भी देती है, समझे, कौन, प्राणायामा। अब डेफिनेशन क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हु, ये कौन वाला हु नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अपन की हेल्थ के प्रति जो अपन की जागरूक है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताइए, जो मेंटल हेल्थ ना वो अपन का स्टेट ऑफ वेलबींग का, जिसमें कि एक इंडिविजुअल रियलाइज कर पाता है अपनी एबिलिटीज़ को, और उस अपना मतलब कोऑपरेट कर पाता है अपने नॉर्मल स्ट्रेस, डे टू डे जो स्ट्रेस होता है ना उससे मतलब कोऑपरेट कर पाता है, कोऑपरेट, ठीक है। और वर्क कर पाता है प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली अपन की सोसाइटी में, ठीक है। और कंट्रीब्यूट कर पाता है अपनी कम्युनिटी मतलब सोसाइटी में, वही अपन का मतलब मेंटल हेल्थ का मतलब स्टेट है वेलबींग का। तो ये सब समझा दिया है। तो एक और बार बोल के बताऊँ, इंडिविजुअल अपन का रियलाइज कर अपनी एबिलिटीज़ को, नॉर्मलाइज मतलब कोऑपरेट करता है अपनी नॉर्मल स्ट्रेस से, वर्क करता है प्रोडक्टिवली फ्रूटफुली और कंट्रीब्यूट करता है अपनी कम्युनिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस अपन के दो टाइप के होते हैं, गुड एंड बैड। तो गुड स्ट्रेस में अपन का आता है जो अपन का मोटिवेट करता है, ठीक है, गुड स्ट्रेस अपन की फोकस एनर्जी बढ़ाता है और इम्प्रूव करता है अपन की परफॉर्मेंस को, ठीक है, गुड स्ट्रेस। वहीं पे जो बैड स्ट्रेस है ना इसका अपोजिट है, वो अपन को एनजाइटी देता है, अनईजीनेस देता है, टेंशन देगा, ठीक है। स्ट्रेस और टेंशन तो बात ही गई है। और डिक्रीज करता है अपन की परफॉर्मेंस को, ठीक है। और मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स देता है कौन, अपन का बैड स्ट्रेस, ठीक है। तो कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, तो कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, तो अपन की कॉजेस ऑफ स्ट्रेस अपन के क्या क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मनी अपन का सिग्निफिकेंट मीन्स एक बड़ा रोल प्ले करती है सोर्स ऑफ स्ट्रेस बनने में, ठीक है। तो मतलब मनी अपन का मतलब एक बहुत बड़ा मतलब सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें मतलब अपन को इससे मतलब ओवरकम करने में एक मंथ या फिर एक ईयर भी लग सकता है पूरा पूरा, समझे, इतना बड़ा मतलब ये अपन का रोल प्ले करती है मनी स्ट्रेस में। तो ये वैसे बताया मिडिल क्लास के लिए बहुत होता है, ठीक है। तो इन लॉन्ग टाइम फाइनेंशियल रिजल्ट, तो ये जो वाला मनी वाला स्ट्रेस है मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाला, तो ये अपन का अगर लंबे समय तक चलेगा ना, तो वैसे भी इसमें टाइम तो लगता ही ओवरकम मतलब इसको कम आउट होने में, इसके मतलब बाहर निकलने में इस स्ट्रेस से। और जब ये लंबे समय तक चलता है तो अपन का डिस्ट्रेस में बदल जाता है। अब देखो डिस्ट्रेस क्या होता है, इसमें अपन का ब्लड प्रेशर या तो बढ़ता है या फिर कम होता है, सिकनेस मीन्स बीमार बीमार सा लगता है, हेडेक होता है, और अपसेट स्टमक मीन्स डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, हेडेक मतलब सिर दर्द, ठीक है। चेस्ट पेन मीन्स सीने में दर्द होता है, और आइसोमनिया मीन्स आंख लगने से रिलेटेड है, नींद आना, ठीक है। आइसोमनिया अपन का है आंख लगना, नींद आना, ठीक है। इस हिसाब से याद कर लेना, लाइन से लिखा हुआ था, थोड़ा मिट गया है। अब देखो कॉजेस क्या होता है, इससे अपन का क्या होगा, फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम से क्या होगा, डिप्रेशन मीन्स दोरमनस्य होगा, एनजाइटी अनईजीनेस होगी, स्किन प्रॉब्लम मीन्स फुड़िया फोड़े और अपन के पिंपल चिट्टे होंगे, ठीक है। और डायबिटीज़ मीन्स अपन की शुगर भी हो सकती है, आर्थराइटिस मीन्स सूजन मतलब सूजन आ जाना, ठीक है। अब देखो वर्क वर्क भी अपन का कॉज है, अपन का कैसा स्ट्रेस का। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मीन्स, अपन के जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन मीन्स CDC के हिसाब से उन्होंने मतलब एक सर्वे करा था, उसमें ये पता चला जो आज के टाइम पे जो पीपल है ना मतलब 8% पॉपुलेशन, वो अपन की ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है मतलब वर्क पे एज़ कम्पेयर टू 20 ईयर्स अगो, जबकि अपन के 20 साल पहले इतना मतलब समय नहीं देते थे अब, लेकिन 8% ज़्यादा देने लगे हैं। और उनमें से भी 30% ने ये रिपोर्ट करा है कि उनकी जो वो मतलब वो लोग अपनी एक पार्ट टाइम मीन सेकंड जॉब अलग से कर रहे हैं, ठीक है। और और उसमें से भी जो 40% पीपल्स हैं ना, उन्होंने रिपोर्ट करा कि जो उनकी जॉब है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, समझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली जॉब से 40% पीपल्स के लिए। और 20% मतलब फील करते हैं अपने वर्क को अपना बर्डन मानते हैं, ठीक है, उन्हीं में से।
तो मतलब 20% को लगता है उनका वर्क मतलब उनके लिए बर्डन है, 40% के लिए मतलब वो स्ट्रेसफुल है, 13% मतलब 13% के लिए वो लोग सेकंड जॉब कर रहे हैं और 8% ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस हिसाब से आप लोग याद रखो, ठीक है। और इट हैपन्स, तो ये अपन का क्यों हो रहा है, मतलब अपन का ये वर्क स्ट्रेस बढ़ क्यों रहा है। जॉब इनसिक्योरिटी मीन्स पेंशन ना मिलना, एक प्रकार से मान सकते हो, ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन मीन्स वो लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट विथ बॉस, मतलब लड़ाई होना अपने बॉस से, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होना छोटी छोटी बातों पे। तो ये अपन के मतलब वर्क स्ट्रेस में बढ़ावा दे रहे हैं। ये अपन के डिस्टर्ब भी करते, किसको, पर्सन की मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते, समझे। इसलिए वर्क स्ट्रेस अच्छा नहीं माना जाता बिल्कुल भी। अब पर्सनल रिलेशनशिप भी अपन का एक कॉज हो सकता है स्ट्रेस का, ठीक है। तो पीपल मतलब जो अपन की स्ट्रेस दे सकते हैं अपन की ज़िंदगी में, मतलब लर्क मतलब हिडन रहते हैं, समझे। लर्क मतलब होता है हिडन, अपन की बुक में लिखा था, यहाँ पे मैंने वो शब्द नहीं लिखा है, ठीक है। लर्क मतलब होता है अपन का हिडन। तो कुछ अपन की मतलब ज़िंदगी में ऐसे पीपल होते हैं जो कि अपन की लर्क मतलब हिडन रहते हैं अपन की ज़िंदगी में, और वो अपन को स्ट्रेस देते हैं। अब अपन के वो कौन कौन हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ठीक है। अपन की मतलब फैमिली वाला भी कोई हो सकता है, इंटीमेट पार्टनर हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है, और फ्रेंड कोई भी दोस्त हो सकता है, या फिर और कोई हो सकता है, लेकिन वो अपन को स्ट्रेस दे रहा है तो वो मतलब पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर आएगा। और इन टॉक्सिक पीपल की वजह से क्या होता है ना, अपन स्ट्रेस फील करता है। अब जब स्ट्रेस देगा तो स्ट्रेस ही फील करेंगे, कॉमन सेंस है ना। अब पेरेंटिंग में भी अपन का स्ट्रेस आ सकता है, किस प्रकार से, ड्यू टू पेरेंट्स। देखो अपन के जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में होंगे, किस में, जॉब की वजह से, ठीक है, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ की वजह से, और रेजिंग अ चिल्ड्रन, एक बच्चे को मतलब रेज पालने में, ठीक है। तो इस वजह से पेरेंटिंग स्ट्रेस आ सकता है, अपन के पेरेंट्स को स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, अपन के जो पेरेंट्स हैं ना, टू बी हार्श मीन्स वो हार्श हो जाएंगे अपन के प्रति, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। एरोगेंट हो जाएंगे चिल्ड्रन, मतलब अपन अपने पेरेंट्स से रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके नहीं करेंगे, मेरे भी नहीं करे, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होना, डिक्रीज करेगा क्या, क्वालिटी ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी पेरेंटिंग स्ट्रेस की वजह से। अब पेरेंटिंग स्ट्रेस है ना, वो मतलब किस वजह से हो सकती है, लो इनकम की वजह से भी हो सकती है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, समझे, बहुत ज़्यादा समय तक काम करने की वजह से। अपनी मम्मी लोग 24 घंटा काम करते थे ना घर पे, बिना मतलब किसी वीकेंड के, है ना, इसलिए। और मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर, और एक रेजिंग अ चाइल्ड विद अ बिग डिसऑर्डर। अब ये मिस्टर लैम्ब वाली कहानी किस किसने सुनी है, ऑन द फेस ऑफ इट, है ना, इंग्लिश में था ना। ये अपन का रेजिंग अ चाइल्ड विद बिग बिग डिसऑर्डर, उसकी मम्मी भी कहती कि आप उनकी मतलब ज़िंदगी में क्या करेगा। तो आप लोग उससे पूरी तरह रिलेट कर सकते हो, पूरे बच्चे, समझे, 12th में हो आप तो 100% रिलेट करोगे उससे, ठीक है। अब डेली लाइफ बिजीनेस भी अपन का कॉज होता है, किसका, स्ट्रेस का। तो इसमें इंक्लूड है थिंग्स जैसे कि मिसप्लेसिंग कीज़, किसकी, गाड़ी की, आपकी गाड़ी मतलब बुलेट की, आपकी स्कूटी की, किसी भी चीज़ की, ठीक है। अब रिटर्निंग लेट, कहीं से लेट आना, ठीक है। फॉरगेट मतलब अपनी थिंग्स भूल जाना जब आप घर को मतलब लीव कर रहे हो, फॉरगेटिंग थिंग्स वाइल लीविंग होम या हाउस, ठीक है। और जब ये सिली थिंग्स मीन्स ये छोटी छोटी थिंग होती ना, तो यही छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपन की डे टू डे लाइफ में अपन की स्ट्रेस ले आती, समझे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इन्हीं सब छोटी छोटी थिंग्स से आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है। तो इन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, छोटी थिंग्स पे ध्यान दो, आप बड़ी चीज़ें अपने आप ही सही हो जाएंगी, ठीक है। पर्सनैलिटी और रिसोर्सेज भी अपन का क्या हो सकता है, एक कॉज होता है स्ट्रेस का, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, क्यों, क्योंकि अपन का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि उसकी क्या क्वालिटीज़ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, पर्सनैलिटी क्या है। तो अपन का ये इंडिपेंडेंट तो होता ही है, ठीक है। जैसे एक्सट्रोवर्ट की कह लें अपन, एक्सट्रोवर्ट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, वो अपन की एक्सपीरियंस करते हैं लेस स्ट्रेस, ठीक है, अपन की मतलब खुद की डे टू डे लाइफ में या फिर डेली लाइफ में। क्यों, क्योंकि उनकी सोशल हेल्थ ना बहुत अच्छी हो चुकी होती है। वहीं पे जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए मतलब कुछ उल्टा ही मिलता है, समझे, उनको एग्जैक्टली अपोजिट मिलता है। क्यों, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस झेलते हैं अपनी डे टू डे, मतलब उनको डिप्रेशन के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस मिलते, क्योंकि उनकी मतलब सोशल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है भाई, घर में घुसे घुसे उनकी ज़िंदगी निकल रही है, समझे। अब साइन और सिम्टम्स है कुछ स्ट्रेस के, जो कि अपन देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो अगर बैकग्राउंड नॉइस आए तो उसको प्लीज़ अवॉइड करना, ठीक है। जैसे आप लोग ये अपन के ये बोल ही दिया है ना, इस कलर्स वाले एरिया को अवॉइड करो इसी हिसाब से, ठीक है। तो अपन के मतलब साइन और सिम्टम्स है अपन के स्ट्रेस के, ठीक है। तो अपन के कॉमन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस अपन के मूड पे क्या होगा, मूड के मतलब साइन और सिम्टम्स होता है, अपन पहले वो देखेंगे। एनजाइटी हो सकती है, ठीक है, मीन्स अनईजीनेस, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। रेस्टलेसनेस मीन्स आप दिन भर बिस्तर पे पड़े रहो फिर भी लगेगा 1 घंटा और, फिर 1 घंटा और, है ना। तो इसमें पूरी बर्बादी है वैसी। और रेस्टलेसनेस अपन का एक स्ट्रेस का सिम्टम है, ठीक है।
फीलिंग ओवरवेल्म्ड मीन्स डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। ये मैंने आपको मतलब एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको फीलिंग ओवरवेल्म्ड मतलब आपको रिएक्ट कैसे करना है, इसकी मतलब फीलिंग है तो स्ट्रेस का अपन का सिम्टम है, ठीक है। एंगर शो करोगे तब भी स्ट्रेस का सिम्टम, सैडनेस मीन्स दुखी रहोगे तब भी स्ट्रेस का सिम्टम है। लैक ऑफ मोटिवेशन जो कि सबके पास है, अभी तो ये वाला स्ट्रेस सबके पास है, ठीक है। तो मतलब कम मोटिवेशन रहेगा ना तो वो भी अपन का स्ट्रेस का ही है एक प्रकार से। कम फोकस हो रहा है ना तब भी स्ट्रेस आ रहा है, समझो पेपर की वजह से सबको आता है, समझे। इरिटेशन हो रही है तो भी स्ट्रेस, और डिप्रेशन मीन्स दोरमनस्या हो रही है। दोरमनस्या इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को याद हो जाए, समझे। ये नहीं कि मैं वीडियो का टाइम बढ़ाने बना आप लोग का ही भला कर रहा हूँ। कॉमन इफेक्ट अपन का स्ट्रेस का क्या हो सकता है बिहेवियर पे, बिहेवियर के भी देख लेते हैं। आप ओवर ईटिंग कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा खा लोगे, मतलब 4 की जगह 5 रोटी खा रहे हो। अंडर ईटिंग, अब पता चला 4 की जगह 2 खा रहे हो। एंगर, एंगर शो करोगे, पहले भी आ चुका है। ड्रग, ड्रग लेने लगेंगे मतलब एक इंडिविजुअल, आप नहीं, ठीक है। तो बैक को लेने लगेगा वो एक इंडिविजुअल। आउटबर्स्ट मीन्स बहुत ज़्यादा एंगर ही शो करेगा, वो पे अपन का सेम टू सेम लिखा ही हुआ। एल्कोहल पिएगा, दारूबाज, समझे। और सोशल विड्रॉल मीन्स इंट्रोवर्ट बन जाएगा, समझे। तो ये अपन का मतलब अपन के बिहेवियर पे बताएं क्या स्ट्रेस के मतलब कॉजेस या सिम्टम्स हैं। अब इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इतने सारे पढ़ लिए, अब थोड़े और पढ़ लेते हैं। अपन की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कि स्ट्रेस को किस क्या हॉर्मोन्स रिलीज करके। अब हॉर्मोन्स अपन के रिलीज करती है ना, तो इससे क्या होता है आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, हार्ट रेट पल्स इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस मीन्स जो रोग है बहुत लंबे समय तक चलने वाला, 3 महीने से ऊपर जो चीज़ चल जाए वो अपने क्रॉनिक हो गई, मीन्स डिसेबिलिटी के बारे में, किसी भी मतलब बीमारी के बारे में, ठीक है। तो अपन की वैरायटी ऑफ सिम्टम्स दे सकते हैं, मीन्स क्रॉनिक स्ट्रेस अपन के बहुत सारे वैरायटी ऑफ सिम्टम्स दे सकता है। वैसे भी अपन का रिलीज करता है हार्मोन, अपन की ब्लड स्ट्रीम मीन्स हार्ट बीट बढ़ाता है। अब रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं, सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसको, ब्रीथिंग को, पहले ही बता चुके हैं, हार्ट बीट पल्स है ना। तो इससे क्या होगा ना, जो अपन के जो क्विकली डिस्ट्रीब्यूट होगी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपन की बॉडी में जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैसे ही अपन की ब्रीथिंग बढ़ चुकी है ना। तो जो पर्सन है ना जिसको अस्थमा है या एम्फेसिमा है, अब एम्फेसिमा क्या होता है, अपन का लंग डिजीज होती है अपन की एम्फेसिमा। तो स्ट्रेस है ना उसको इवन हार्ड है, मतलब वो और ज़्यादा दिक्कत करेगा उसको, या ब्रीथ ना कर पाए वो पर्सन, समझे। आप ज़्यादा ऑक्सीजन, देखो कोई भी चीज़ एक टंडिंग मतलब एक साइकिल में अच्छी होती है हद के अंदर, लिमिट के ऊपर कुछ भी जाएगा वो खराब ही होगा, ठीक है। तो जिस पर्सन को अस्थमा है या एम्फेसिमा मीन्स लंग डिजीज है, तो स्ट्रेस उसको मतलब और ज़्यादा मुश्किल बना देगा ब्रीथ करने में, ठीक है। अब स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हार्ट बीट अर्थात पल्स, और इससे क्या होगा ना, ब्लड वेसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी या एक्सपेंड हो जाएंगी, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट या कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इससे क्या होगा ना, वो डाइवर्ट करेगा मोर ऑक्सीजन किसके लिए, मसल्स के लिए। इससे क्या होगा ना, अपन को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी कि अपन का एक्शन टाइम है ना वो बढ़ जाएगा, समझे, बहुत जल्दी एक्शन, एकदम ब्रूसली टाइप में, समझे। पर आप चूसली बन जाओगे अगर ज़्यादा होगा तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका रेज मतलब ब्लड प्रेशर रेज होगा, और इस राइज की वजह से ये इंक्रीज करेगा रिस्क ऑफ स्ट्रोक, चूस ली, समझे, चूस ही लिया भाई साहब। तो मतलब रिस्क ऑफ स्ट्रेस और हार्ट अटैक को मतलब बढ़ा देगा, समझे। मतलब आपके एक्शन मतलब कैसे आपको बोलूँ, इसको यार इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं एब्रप्ट, एब्रप्टनेस मीन्स एब्रप्टली, आप लोग सर्च करना गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। एब्रप्ट मतलब अपन का एक्शन टाइम को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हार्ट स्ट्रोक और हार्ट बीट भी वही दिक्कत आ सकती है, इसलिए स्ट्रेस अच्छा नहीं होता, वरना आप लोग से मैं तो ब्रूसली बनने चला और चूसली बन के रह गए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या सिम्टम्स देख सकते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से जो अपन का लीवर है ना, कितने अच्छे से लिखा है, देखो क्या मस्त लिखा है मैंने, क्या शॉर्ट नोट्स बनाए। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो इसी बात पे, समझे, सब्सक्राइब का बटन अब तो दब जाए ना, अब तुम लोग के लिए और क्या चाहिए, यहाँ पे क्या सोना पड़ा तू, समझ रहे हो। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाएगा, पेपर का टाइम बहुत कम बचा है ना यार। तो जो लीवर है ना वो प्रोड्यूस करते हैं किसको, एक्स्ट्रा ब्लड शुगर को, समझिए, ग्लूकोज को, मतलब एक्स्ट्रा ब्लड शुगर अपन का ग्लूकोज ही कहलाता है, लीवर अपन का प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से। इससे क्या होगा ना, अपनी बॉडी ना पूरी बूस्टअप हो जाती है, देखो अलग से लिखा भी बूस्टअप हो जाती है, ठीक है। अब जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ना अपन का 2 टाइप की डायबिटीज़ दे सकता है, तो अपन उसके बारे में तो पता है नहीं है, लेकिन अब डायबिटीज़ के नाम नहीं पता है, वो अपन पता कर लेंगे। अब चलो छोड़ो, पेपर में नहीं पूछे गए वो, अब पूछ लिया तो फिर आप लोग लिख देना, ऊपर वैसे ही पढ़ा ही चुके हैं। तो रश ऑफ हार्मोन हो सकता है इस वजह से, क्या जो अपन की रश ऑफ हार्मोन, रैपिड ब्रीथिंग और इंक्रीज हार्ट रेट क्यों होगा, ये अपन के मतलब सॉरी माफ़ करना कुछ गलत समझा दिया है। रश ऑफ हार्मोन, रैपिड ब्रीथिंग और इंक्रीज हार्ट रेट अपन क्या करेंगे,
जो अपन का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसको अपसेट, पूरी तरह दुखी, मतलब अच्छा नहीं, मतलब एकदम आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। और हार्ट बर्न मीन्स अपन का अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अजीब फीलिंग आएगी, ठीक है। और एसिड रिफ्लक्स मीन्स एसिडिटी, समझे, बार बार डकार आना है ना, यॉर्निंग करना, ये अपन का एसिड रिफ्लक्स से रिलेटेड है। तो अपन का जो ये रश ऑफ हार्मोन, रैपिड ब्रीदिंग और इनकी हार्ट रेट है, ये पूरी चीज़ों को पे मतलब इफेक्ट मारता है। अब मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है अपन की स्ट्रेस का। तो जब एक इंडिविजुअल पे स्ट्रेस आएगा तो उसके जो मसल हैं वो टोन्स अप हो जाएंगे, ठीक है, चमक आ जाएगी उनमें। तो प्रोटेक्ट करेंगे मतलब बॉडी को मतलब इंजरी से, समझे, मसल्स खुद को प्रोटेक्ट करेंगे या बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे इंजरी से। लेकिन जब आप रिलैक्स होते हो ना तो जो मसल है ना वो भी रिलैक्स होते हैं। अगर स्ट्रेस लंबे समय तक रहेगा तो जो मसल है ना उनको टाइम ही नहीं मिलेगा रिलैक्स होने का, वो टाइट ही बने रहेंगे। और जो टाइट मसल है ना उनकी वजह से क्या होगा, हेड एक होगी, मीन्स सिर दर्द होगा, बैक और शोल्डर पेन होंगे, और बॉडी एक्स मतलब दर्द ही होगा, बॉडी पेन, ठीक है। अब सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी अपन के मतलब स्ट्रेस क्या इफेक्ट मारता है। तो स्ट्रेस अपन का ड्रॉप करता है किसको, मैन के टेस्टोस्टेरोन लेवल को, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है मैन का वो कम हो जाता है, जो कि इनफेक्ट मतलब इंटरफेयर करता है स्पर्म प्रोडक्शन में, या तो इसको बढ़ा देता है या फिर कम कर देता है। लेकिन एक चीज़ टेंडे में ही अच्छी होती है, पहले ही बता चुके, लिमिट के ऊपर कुछ भी अच्छा नहीं है, ना नीचे अच्छा है। हद, एक नीचे की भी हद होती है, एक ऊपर जाने की भी हद होती है। तो स्पर्म प्रोडक्शन में इंटरफेयर करता है, ठीक है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देता है, और इम्पोटेंस, ये अपन की एक प्रकार से डिजीज ही मानी जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोटेंस सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। अब जो क्रॉनिक, क्रॉनिक क्या, अपन का 3 महीने से ऊपर वाली हर एक डिजीज को क्रॉनिक कहा जा सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल अपन की डेफिनेशन है क्रॉनिक की। तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ना वो इंक्रीज करेगा किसको, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को, क्या, मैन के सॉरी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जैसे प्रोस्टेट और टेस्टिस, ये अपन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। वहीं पे जो वुमेन्स है ना उनके अफेक्ट करेगा किसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। जो पीरियड की साइकिल है उसको मतलब इफेक्ट करेगा, क्या करेगा, उनको इरेगुलर और हैवियर और पेनफुल पीरियड्स देगा, समझे, इरेगुलर, हैवियर और पेनफुल, दर्द भरे पीरियड्स, ठीक है। अब जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ना, और एक और चीज़ करेगा वुमेन्स में, वो उनको मेनोपॉज देगा, जैसे अपन के उसमें क्या दिया था, वो अपन का इम्पोर्टेंस दिया था, वुमेन्स में अपन का मेनोपॉज देगा, कौन, स्ट्रेस। अब इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट देखेंगे अपन के स्ट्रेस के। तो स्ट्रेस है ना वो अपन की स्टिमुलेट मतलब मेकिंग एक्टिव, मतलब एक्टिवनेस बढ़ाता है किसकी, इम्यून सिस्टम की। और उसको मतलब अपन के ये बेनिफिशियल होता है इमीडिएट सिचुएशन में, एक प्रकार से अच्छा भी है। लेकिन जो स्टिमुलेशन है ना वो हेल्प करता है अवॉइड करने में इन्फेक्शन ऑफ हील वाउंड और घाव। घाव और मतलब हील वाउंड, आप लोग ने एनिमी मतलब चैप्टर पढ़ा हुआ, तो उसमें वाउंड मतलब अपन का होता है घाव। तो उनकी इन्फेक्शन और हील करेगा अपन के वाउंड को, मतलब घाव को जल्दी जल्दी। स्ट्रेस की वजह से अपन की स्टिमुलेट मतलब इम्यून सिस्टम जब बढ़ जाएगा, उसकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी तब। लेकिन जब ओवर टाइम स्ट्रेस है ना, ये जो अलग अपन की कोई भी चीज़ हद के बाहर अच्छी नहीं होती, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीसरी बार चौथी बार हो गई तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा ना, स्ट्रेस जब लंबे समय तक रहेगा तो वीकेंड कर देगा इम्यून सिस्टम को, क्योंकि एक्टिवनेस भाई इतनी भी नहीं होती है। जैसे आप भी एक पर्टिकुलर समय तक एक्टिव रहते हो ना, रात में तो सो नहीं आते बिस्तर पर, कहाँ जाओगे अब। और डिक्रीज करता है किसको, अपन की बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस में, इम्यून सिस्टम को वीकन करेगा और बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस को भी डिक्रीज कर देगा। किसके लिए, फॉरेन इन्वेडर्स अर्थात घुसने वाले जो अपन के मतलब अन्य तत्व है ना, उनके लिए अपन की बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी अच्छे से कि क्या अच्छा क्या बुरा। तो क्रॉनिक स्ट्रेस है ना वो मतलब क्या करता है, अपन को वायरल इलनेस दे देता है, जिसमें अपन की फ्लू भी हो सकता है, कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, और कुछ अदर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब वायरल इलनेस के अंदर। अब जो स्ट्रेस है ना वो अपन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रिकवरी टाइम ऑफ इलनेस। जो अपन की इलनेस है ना मतलब रिकवरी टाइम, स्ट्रेस है ना वो इंक्रीज करेगा रिकवरी टाइम ऑफ इलनेस और इंजरी, ठीक है। इतना याद रखो, बना के लिख देना पेपर में। अब योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस क्या है, मोस्ट एमपी है और बहुत छोटा भी है। योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस में अपन का ओम चैंटिंग और प्रेयर आता है, और सूर्य नमस्कार के पूरे 12 स्टेप आते हैं, ठीक है। 12 स्टेप देखो लिखा भी है, 12 स्टेप्स, ठीक है। इट्स द इन सूर्य नमस्कार टोटल 12 स्टेप्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उन 12 स्टेप के नाम अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, मैं पूरे नाम पकड़ा दूंगा, ठीक है, आपके हाथों में। अब और उनमें से कुछ मैं बता भी देता हूँ, पूरे तो मतलब ये पूरे तो नहीं सूर्य नमस्कार, कुछ अलग भी हैं, लेकिन उनके अलावा और भी कई चीज़ें बताई हैं, तो इनके अच्छे से अपन नाम एक बार रिपीट भी करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार स्टेप में अपन के कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये अपन के पूरे 12 नहीं है, 12 वो अलग हैं, ठीक है, ये उनके अलावा एक्स्ट्रा में है। ताड़ासना, ताड़ासना हो सकता है,
वृक्षासना हो सकता है, कोणासना हो सकता है, अर्धचक्रासना हो सकता है, धनुरासना हो सकता है, उस्त्रासना हो सकता है, शशंकासना हो सकता है, गोमुखासना हो सकता है, वक्रासना हो सकता है, मकरासना हो सकता है, भुजंगासना हो सकता है अपन के सूर्य नमस्कार के अंदर, उत्तन पदासना भी हो सकता है, अर्धलासना भी हो सकता है, पवन मुक्तासना भी हो सकता है, और सेती बंधासना भी हो सकता है, और शवासना। एक और बार नाम रिपीट कर लो जिससे कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। तो कौन कौन से अपन के? ताड़ासना, वृक्षासना, कोणासना, अर्धचक्रासना, धनुरासना, उस्त्रासना, शशंकासना, गोमुखासना, मतलब वक्रासना, मकरासना, भुजंगासना, उत्तन पदासना, अर्धलासना, पवन मुक्तासना, सेती बंधासना और शवासना, ठीक है। पूरी तरह से नाम याद कर लें, एक भी न छूटे, ठीक है। अब प्राणायाम भी अपन के आते हैं सूर्य नमस्कार के अंदर। कौन कौन से हैं? नदी शोध आ सकता है, ब्रह्म आ सकता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का ब्रह्म। ध्यान आ सकता है, मीन्स मेडिटेशन, मेडिटेशन। और शांति पथा भी अपन का प्राणायाम के अंदर आ सकता है, आता ही है, सकता नहीं, आता ही है। अब योगा योगा और डाइट में अपन का क्या है? जो अपन योगिक डाइट या फिर योगा के हिसाब से डाइट प्रिस्क्राइब्ड है वो अपन की सात्विक डाइट है, सबको पता ही है, पहले ही बता चुके हैं। मतलब यूनिट नंबर 1 और 2 में यही पढ़ाया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ आहार मीन्स डाइट। इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वे, मतलब अपन की सबसे ज़्यादा अच्छी डाइट सात्विक डाइट ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सात्विक डाइट में इंक्लूड होते हैं फ्रेश फ्रूट, सूप, वेजिटेबल्स। कौन कौन से? स्पाइनेच, कैबेज मीन्स अपन की पत्ता गोभी या फिर गोभी, स्प्राउट्स अपन की सीड्स होती हैं, स्प्राउटेड सीड्स, गार्लिक, ठीक है। वो वेजिटेबल्स के अंदर लिखी, वो मुझे नहीं पता। स्प्राउट्स और कुछ और होता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अनियन, कैरेट मीन्स अपन की गाजर होती है, बीट रूट्स भी होती है, ठीक है। गार्लिक आपको सबको पता है, ठीक है, अदरक लहसुन वाला पेस्ट होता है ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। तो आप लोग उससे रिलेट कर लेना, लहसुन, ठीक है, गार्लिक। अपन के मतलब ये सारे आते हैं, स्पाइनच, कैबेज, स्प्राउट, गार्लिक, अनियन, कैरेट, बीट रूट्स, ठीक है। और सूप भी अपन का सात्विक डाइट के ही अंदर आता है और कहीं नहीं आता, ठीक है। टमाटर सूप है ना, ये सब। अब आप केमिकल की मतलब सूप लेके घूमने लगे तो वो एक अलग चीज़ है। और फॉर रिड्यूसिंग साइकोसोमेटिक इलनेस और स्ट्रेस, मतलब जो अपन की साइकोसोमेटिक इलनेस जो अपन की माइंड से रिलेटेड है, स्ट्रेस, वो अपन के इनटेक ऑफ विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स मतलब रिड्यूस करे जा सकते हैं, ठीक है, थोड़े क्योरेबल भी हो जाएगा। अब राजसिक डाइट होती है ना, वो अपन की एक लिमिटेड अकाउंट में ले सकते हैं, अमाउंट में ले सकते हैं। योगिक डाइट में कुछ मैंने आपको बताया था ना पहले, कुछ अपन का आता है, आप वो देखते हो क्या आता है कुछ। फ्राइड फूड आइटम्स जैसे आप लोग पुंगा या समोसे कई बार मतलब चीट मील की तरह खाना चाहो तो एक लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हो। मतलब योगिक डाइट में थोड़ा सा मतलब अलाउ है, ठीक है। स्पाइसी फूड मतलब थोड़ा सा ले सकते हो, हर एक चीज़ मतलब एक हद में। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आ सकती हैं, बीवरेजेस भी आ सकते हैं, और फास्ट फूड भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक मतलब ध्यान से कि कुछ भी नहीं खाने लगना चाहिए राजसिक डाइट में। और अपन की तामसिक तो बिल्कुल अवॉइड ही करनी है, पूरी तरह लिखा ही है इसमें। नॉन वेज फूड आता है और अल्कोहल, अल्कोहल तो भाई ड्रग भी आता है इसके अंदर, टोबैको भी आता है। तामसिक डाइट के ये सब आता है, सबको अवॉइड करना है, तामसिक को बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अब योगा इन प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीज़, तो कॉमन डिजीज़ को मतलब कैसे प्रिवेंट करता है अपन का जो योगा है ना वो। तो एक सेकंड जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। अब ओबेसिटी, ओबेसिटी पे अपन सबसे पहले देखें कि अपन का योगा कैसे प्रिवेंट करता है ओबेसिटी अर्थात मोटापे को, ठीक है। अब ओबेसिटी क्या अपन का गिफ्ट है किसका? मॉडर्न लाइफ का। और जो कॉमन न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना उसी को अपन ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी क्या करती है? एक्सीड करती है अपनी बॉडी के फैट को, मोटापे को, ठीक है। और ये अपन का बेसिकली एक इंक्रीज है किसका? बॉडी एडिपोज टिश्यू अर्थात फैट टिश्यू मास का, ठीक है। इतना याद रखो, इंक्रीज अपन का बॉडी एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू मास, और अपन का मेटाबॉलिक और मतलब न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। और ओबेसिटी अपन डिफाइन कर सकते हैं एज अ बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स अपन का एक स्केल होता है जिससे कि अपन ओबेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। देखो जैसे बॉडी मास इंडेक्स 30 kg पर मीटर स्क्वायर और उससे ज़्यादा हाइयर होगा ना तो ओबेसिटी होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। एक इंडिविजुअल में अगर चेक करना है तो क्योंकि अपन का ये हाइट वेट रेशियो होता है, बॉडी मास इंडेक्स अभी आने ही वाला है जस्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना, ओबेसिटी की वजह से अपन की जो एक्सेसिव कैलोरी कंजप्शन है ना, ये अपन को मतलब ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। आपकी जो कैलोरी कंजप्शन है अगर आप लोग हाई रखोगे तो ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा, ठीक है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स अपन के इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से अपन की ओबेसिटी हो सकती है अपन की ज़िंदगी में। अब ये इंक्रीज क्या करती है अपन की फूड कंजप्शन को, ओबेसिटी अपन की खुराक को बढ़ा देती है, खाने की मतलब भूख को। और एट्रीब्यूट अर्थात कंट्रीब्यूट करती थी अपन की जेनेटिक्स को क्या?
मतलब ये अपन का जो मतलब फूड से जो भी अपन न्यूट्रिशन निकलता है ना, वो अपन कंट्रीब्यूट मीन्स एट्रीब्यूट करती है अपन की जेंडेक्स में। ये जो अपन अलग से शब्द लिखे ना, इनको याद करके जाना, क्या ना इफेक्ट पड़ता है टीचर पे आप लोग ऐसे शब्द लिखते हो तो एट्रीब्यूट मीन्स अपन की कंट्रीब्यूट करती है जेनेटिक्स को, और मेडिकल और साइकोसोमेटिक इलनेस को भी मतलब बढ़ाती है। कौन? ये फूड कंजप्शन की वजह से। अब जो एक्सेस बॉडी फैट ना, वो अपन का इम्बैलेंस है, किस मतलब ड्यू टू इम्बैलेंस एक्सेस बॉडी फैट ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन। तो एक्सेस बॉडी फैट अपन का इम्बैलेंस करता है क्या? एनर्जी इंटेक के बीच में इम्बैलेंस लाता है। एक एनर्जी एक्सपेंडिचर मीन्स क्या आप इंटेक कर रहे हो, क्या आपको मतलब आउटकम निकल रहा है, ठीक है, क्या आपने एनर्जी ली और क्या अपन ने यूज़ किया अपनी बॉडी से, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है पूरा। सेक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड है ना, वो अपन की हेरिडिटरी कॉजेज़ की वजह से होता है, तो इसमें भी कुछ इम्बैलेंस आ सकता है। और जो डाइट है ना, वो अपन की कंजप्शन होती है हाई कैलोरी और लो फाइबर। जो अपन की डाइट है ना, ये अपन की हाई कैलोरी और लो फाइबर की जो मतलब अपन डाइट लेते हैं, उस वजह से अपन को ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है। ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ये भाई अपन को इस पर ध्यान देना है, मतलब यहाँ पे प्रिकॉशन डालना बोले ना, प्रिकॉशन आप लोग डालना है, ठीक है। PRECAUTION जो अपन की डाइट है ना, वो उसमें कंजप्शन ऑफ हाई कैलोरी, क्वालिटी नहीं मीन्स कैलोरी, और लो फाइबर की वजह से अपन को ओबेसिटी हो सकती है। और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी प्रिकॉशन बोल के, क्योंकि अपन की ये वो चीज़ें जिनको अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी हो सकती है। अब जेनेटिक्स क्या है, ये कुछ अलग है। जैसे पॉलीमॉर्फोसिस और वेरियस जीन्स में जो कंट्रोल करता है ना, देखो, जो अपन का पॉलीमॉर्फिज्म है, अपन का पॉलीमॉर्फिज्म, ये अपन के वेरियस जीन्स को कंट्रोल करता है क्या? एपिटाइट। जो अपन की ये भूख है ना, एपिटाइट मतलब होता है अपन का भूख, तो पॉलीमॉर्फिज्म अपन का मतलब कंट्रोल करता है एपिटाइट को। और जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो अपन का प्रेडिपोज और ओबेसिटी को कंट्रोल मतलब कंटिन्यू करने में मदद करता है, ठीक है। ये अपन के जेनेटिक्स का रोल होता है। अब देखो, मेडिकल और साइकेट्रिक इलनेस बहुत सुना है, आप देखते क्या होता है। तो मेडिकल और साइकेट्रिक इलनेस क्या होता है? जो अपन की फिजिकल और मेंटल इलनेस है ना, वही अपन की मेडिकल और साइकेट्रिक इलनेस है। और यहाँ पे देखो और लिखा मतलब इसी के अंदर का ये। तो जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है ना, जो कि अपन को ओबेसिटी को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसको ही बढ़ा रहे होते हैं। जैसे थायराइड की दवाई मतलब पेशेंट लेते हैं ना, तो फूल जाते हैं, समझे, मोटापा छा जाता है। तो ये उनके खाने की वजह से नहीं आया ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, ये दवाइयों की वजह से आया, जो मतलब उनने किसी भी इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की थी, ठीक है। तो इस वजह से भी ओबेसिटी आ सकती है। अर्ली माल न्यूट्रिशन की वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। जो अपन के एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड ना, वो चेंज करते हैं अपन के मतलब पीरियड्स के साथ, ठीक है, एक मतलब ऑकर्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो जो अपन के पीरियड्स है माल न्यूट्रिशन की, उसमें अपन के एंडोक्राइन ग्लैंड ना, वो पूरी तरह चेंज होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है, एक पीरियडिकली। तो इसमें बस इतना ही था, इसमें बस इतना ही लिख के आना, ठीक है। अर्ली माल न्यूट्रिशन में अगर ना लिखना हो तो मत लिखना, एक्स्ट्रा में वैसे भी ये वाला। अब गट फ्लोरा अपन का क्या है? ये अपन कन्फर करता है मतलब कंटेन करें एक ग्रेटर कैपेसिटी, किसको? हार्वेस्ट करने में एनर्जी कंट्रीब्यूटिंग, जो कि अपन की ओबेसिटी को कर रही है। क्या? अपन का गट फ्लो है ना, वो कंटेन करें उस कैपेसिटी को जो कि अपन की हार्वेस्ट करती मीन्स अर्थात कंट्रीब्यूट करती है ओबेसिटी में। इसलिए गट फ्लोरा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में ही बता दूंगा, किसको आप लोग क्या गट फ्लोरा में यूज़ कर सकते हो, आराम से आप लोग को ओबेसिटी कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। अब न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म, तो जो अपन का लेप्टिन है ना, और जो घर्लिन है, कौन? लेप्टिन और घ्रीलिन या घर्लिन आप लोग बोल सकते हो, GHRELIN, वो अपन की कंसाइडर रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री। उनके इन्फ्लुएंस मतलब अपन की कंट्रोल करते हैं किसको? एपिटाइट अर्थात भूख को, ठीक है। लेप्टिन और घर्लिन बस इतने याद रखो, ये अपन के भूख को कंट्रोल मीन्स एपिटाइट को कंट्रोल करते हैं, ये लिखा भी है भूख एपिटाइट, ठीक है। और जो घर्लिन है ना, वो प्रोड्यूस होता है अपन के स्टमक के द्वारा, ठीक है। बॉडी का एक पार्ट स्टमक, सबको पता है। और जो अगर आपको इतना भी नहीं पता तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके, प्लीज़ जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करो पूरी की पूरी, वरना सब खत्म है, समझे। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट काम नहीं आएगा फिर। तो जो घर्लिन है ना, ग्रीलिन या घर्लिन, ठीक है, ग्रीलिन बोल देता हूँ आप लोग के लिए। तो ये प्रोड्यूस होता है अपन के स्टमक के द्वारा, और ये अपन के मॉडल मतलब अपन के मॉड्यूल मीन्स, मॉड्यूल लिखा है, मॉडलिंग नहीं, मॉड्यूल है, ठीक है। मॉडलिंग कुछ अलग होता है। तो जो शॉर्ट टर्म एपिटाइट में छोटी मोटी भूख अपन का ग्रिलिन कंट्रोल करता है। और और जो अदर एपिटाइट है ना, वो अपन के एक्ट करते किस पे? हाइपोथैलेमस मीन्स हॉर्मोन्स पे। जो अपन के अदर एपिटाइट रिलेट्स हॉर्मोन्स एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस लिखा भी है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस अपन का क्या है? ये लिखा हाइपोथैलेमस, HYPOTHALAMUS, ठीक है। तो ये अपन का रीजन होता है किसका? ब्रेन का, ठीक है। अपन के ब्रेन का जो रीजन होता है ना, वो ब्रेन सेंट्रल का।
तो अपन रेगुलेट करते हैं किसको, जिसमें मतलब फंक्शन करता है जो ब्रेन सेंट्रल, उसके बारे में बताया अब। तो अपन कहते हैं हाइपोथैलेमस अपन का क्या है, रीजन है ब्रेन सेंट्रल का, ठीक है। और अपन रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करता है, फूड इंटेक मीन्स सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है, अपन के ब्रेन सेंट्रल पे, हाइपोथैलेमस के मतलब एक रीजन में। तो जो फूड इंटेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एनर्जी एक्सपेंडिचर से कितनी एनर्जी इंटेक हुई, कितनी यूज़ करी गई ब्रेन सेंट्रल में, जो अपन के आते हैं ना, वो अपन के हाइपोथैलेमस का रीजन कहलाता है, ठीक है। इसलिए तो उसमें अपन का जो एपिटाइट है ना, अदर एपिटाइट, उसमें ही अपन के आते हैं। अब सोशल इकोनॉमिक, हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, इसमें और कुछ नहीं लिखना, इसको रट्टा मार के लिख देना, सोशल इकोनॉमिक, हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। ये आप लोग की समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको रहने दो, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा। हेरिडिटी अपन का कैसे रोल प्ले करते हैं, तो ओबेसिटी ना वो अपन के पेरेंट्स से मतलब अपने चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो सकती है, जैसे आपके पेरेंट्स से आप में कुछ जेनेटिक्स ट्रांसफ़र हुए, हेरिडिटी, ठीक है। ऐसी कुछ हेरिडिटरी कॉजेस मेरे पेरेंट्स से मुझ में ट्रांसफ़र हुए होंगे, ठीक है। तो जिसमें मतलब ओबेसिटी ट्रांसफ़र हो रही है ना, तो ओबेसिटी का एक कॉज माना जा सकता है हेरिडिटी, ठीक है। अब एंडोक्राइन फैक्टर हैं कुछ, तो जो हाइपोथायराइडिज्म है ना, वो अपन और कॉजिंग सिंड्रोम है ना, वो अपन के एंडोक्राइन फैक्टर के हैं, जो कि अपन के ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समझे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से। अब अपन का फॉल्टी मेटाबॉलिज्म ही हो सकता है अपन का, जो कि अपन के क्या ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। द पर्सन, तो इसमें अपन का बताया गया वो मतलब अपन का जो बॉडी का वेट है ना, वेट और हाइट, उसका मतलब एक रिलेशन या उसका एक रेशियो कुछ ही आप लोग मान सकते हो, उससे अपन बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा अपन इसको मतलब मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ये अपन का एक ऐसी मतलब वो फॉर्मूला दिया गया है इसके द्वारा कि आप अपने मतलब ओबेसिटी को पता कर सकते हो आपको ओबेसिटी है कि नहीं है। इसमें क्या होता है, BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स ऑफ 25 kg और पर मीटर स्क्वायर लिखा है, M2 लिखा गया, लेकिन मीटर स्क्वायर माना, इसको थोड़ा अपर ऐसे कर लेना, ठीक है, पावर में। तो मीटर स्क्वायर ये अपन का क्या है, नॉर्मल माना जाता है। इससे पहले अपन ने देखा था कि 30 kg पर मीटर स्क्वायर, लेकिन 25 मिनिमम है, 30 मैक्सिमम है, ठीक है। ओबेसिटी 25 से 30 के बीच ही ओबेसिटी है ना, उतने में नहीं होती, उससे नीचे तो होती नहीं, वो तो दुगलापन है, भुखमरी है, ठीक है। और उससे ऊपर है तो भैया ओबेसिटी है, मोटापा है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स से अपन पता कर सकते हैं, और अपन का वेट इन रिलेशन टू हाइट है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। अब स्किन फोल्ड से भी अपन पता कर सकते हैं अपन की मतलब ओबेसिटी के बारे में, ठीक है। स्किन फोल्ड जैसे झुर्रियाँ आना है ना चेहरे पे, अपन के दादा दादी नाना नानी इन लोगों के चेहरे पे आ जाती है ना, तो स्किन फोल्ड मेजरमेंट से वो अपन का रिलेटेड होता है। अब जो अपन का बॉडी सर्कमफेरेंस है ना, उससे भी अपन एक प्रकार से मेजर कर सकते हैं अपन की ओबेसिटी, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वेट टू सर्कमफेरेंस, जो अपन का रेशियो है ना किसका, वेट का और अपन के सर्कमफेरेंस का, ठीक है, इसी अपन रेशियो को कहेंगे बॉडी सर्कमफेरेंस, जिससे कि अपन ओबेसिटी को देख सकते, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे अच्छा अपन का BMI ही है, ठीक है। ये दोनों तो मतलब उतना प्रिस्क्राइब्ड नहीं है योगा के हिसाब से, लेकिन BMI एकदम प्रिस्क्राइब्ड वाली मतलब बात है, ठीक है। अब योगिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, तो ओबेसिटी अर्थात मोटापे को योगिक मैनेजमेंट से कैसे मतलब कंट्रोल करा जा सकता है, कौन कौन सी योगा हैं जिनको अपन परफॉर्म करके जो अपन की ओबेसिटी ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कंट्रोल, ठीक है। तो ओम चैंटिंग और प्रेयर, इससे अपन की ओबेसिटी कंट्रोल होगी। अब शोधन क्रिया, शुद्धि क्रिया, क्लींजिंग टेक्निक्स, यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट मतलब उसमें वीडियो में बताया, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो षट शोधन क्रिया, षट क्रिया, क्लींजिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, अपन की कपाल भाती, ये अपन की ओबेसिटी को कंट्रोल करेगी। कुंजल, वो जो अपन का वाटर स्प्लिटिंग से अपन के देखो, जो अपन पानी एकदम मुंह के अंदर भरो, उसके बाद उसको मतलब उल्टी टाइप करो उसी पानी की, तो कुंजल में आती है, ठीक है। अग्निसारा क्या है ना, पेट पुचकाने से रिलेटेड है, अपन के रामदेव बाबा जी करते हैं वो। और नौली, तो अपन के षट क्रियाज में कपाल भाती, कुंजल, अग्निसारा और नौली, ठीक है। कुंजल वाटर स्पिटिंग और पेट पुचकाना अपन का अग्निसार, देखो कितनी क्रिस्प वे में लिखा है ना, हिंदी में लिख दिया पूरा पूरा। अब अपन का सूर्य नमस्कार भी अपन का क्या होता है, योगिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी होता है। योगासनास होते हैं कुछ, और मंदुकासना होता है उसमें, पवन मुक्तासना भी आता है, नौकासना आता है, वक्रासना आता है, पद्मासना आता है। इसके अलावा ये मंदुकासना, और ये 2 बार हो गया सर मंदुकासना, सॉरी रिपीट हो गया, ठीक है। अब मयूरासना आता है, जनुशिरासना आता है, पश्चिमोत्तासना आता है, गोमुख आसना आता है, पधस्तासना आता है। इसके अलावा उस्त्रासना भी आता है, कटी चक्रासना भी आता है, मत्स्यासना भी आता है, और हलासना भी अपन का आता है योगिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी में। भुजंगासना भी आता है, धनुरासना आता है, सुप्ता वज्रासना आ सकता है, ठीक है, आ सकता नहीं आते ही हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासना आता है और शवासना, इन सभी नाम में से कुछ ना कुछ तो याद करके मतलब पेपर में लिख ही देना, ठीक है। कम से कम मतलब कितने 15-20 होंगे, तो कम से कम 10 तो कर लो ना,
कौन सी योगिक मैनेजमेंट मतलब ओम चैंटिंग में आ सकता है, प्रेयर आ सकती है। शोधन किया कपालभाति, नौली, कुंजल, अग्निसारा। सूर्य नमस्कार में अपन के और भी कई हैं योगासनास आते हैं इसके अंदर, जैसे मंडूकासना, पवन मुक्तासना, नौकासना, वक्रासना। वो सुप्ता वज्रासना अलग है, ठीक है। पद्मासना है, मंडूकासना है, मयूरासना है, जनुशिरासना है, पश्चिमोत्तासना है, गोमुखासना है, पदहस्तासना है, उस्त्रासना है। इसके अलावा अपन का कति चक्रासना है, मत्स्यासना है, हलासना है। इसके अलावा जनुशिरासना है शायद नेक्स्ट, नहीं यहाँ पे जनुशिरासना नीचे निकल चुका है शायद। भुजंगासना है, धनुरासना है, सुप्ता वज्रासना है, पहले ही बोल चुका हूँ। सुप्ता वज्रासना और वक्रासना अलग अलग हैं, वरना आप लोग ज़्यादा नाम मतलब वी रिलेट करने लगो। और अर्ध मत्स्येंद्रासना आता है और शवासना आता है। ये सारे अपन के योगिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी कहलाते हैं, ठीक है। अब इसी में प्राणायाम होते हैं, मतलब प्राणायाम जो अपन के योगिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? नदी शोधना, सूर्य भेदी प्राणायाम, भ्रामरी, शीताली और भस्त्रिका, ठीक है। तो ये अपन के वो 5 प्राणायाम बताए हैं जो कि अपन की योगिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी को एकदम अच्छे से मतलब कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पेशल प्रैक्टिस है, जैसे कि अपन की योगा निद्रा है, तो वो भी अपन की योगिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी के ही अंदर आती है। ध्यान अपन का मीन्स मेडिटेशन, ये भी ओबेसिटी के अंदर ही आता है कंट्रोल करने में। यामा और कुछ नियमा बताएं जो कि अपन के ओबेसिटी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। देखो अपन के यामा और नियमा क्या करते हैं, वो अपन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, किसको? बिहेवियर पे। और अपन की वंडरिंग माइंड, अपन के माइंड है ना एक से दूसरे थॉट पे बहुत ज़्यादा घूमता है, वंडर करता है ना, उस पर भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं यामा और नियमा। नियमा तो अपन का सेल्फ डिसिप्लिन है ना, यामा अपन का सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। यामा में बहुत सारी चीज़ें आती, 5 प्रकार के होते हैं। नियमा में अपन के 5 प्रकार के होते हैं, वो अपन पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल ओवर द ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। और मतलब अपन की ईटिंग हैबिट है ना, वो अपन की नियामक और यामा ये दोनों ही मतलब मदद करते हैं कि अपन अपनी ईटिंग हैबिट पे कंट्रोल पा पाएँ, ठीक है। अब हाइपरटेंशन, मोस्ट IMP जितने स्टार लगा पाओ उतने लगाने हैं, इसको अपन IMP पहले ही लिख दो, ठीक है। तो अपन का IMP है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब अपन का एलिवेशन होता है ना किसका? ब्लड प्रेशर का, अबव नॉर्मल, ठीक है। जब अपन का नॉर्मल के ऊपर ब्लड प्रेशर जाएगा ना तो वो हाइपरटेंशन का मतलब एक रूप ले लेगा। अब देखो इसमें 2 लेवल बताएं, एक है सिस्टोलिक और एक है डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक थोड़ा छोटा वाला हाइपरटेंशन और सिस्टोलिक बहुत ऊंचे लेवल का, ठीक है। और mmHg अपन की प्रेशर की यूनिट होती ही है, ठीक है, mmHg, ठीक है। मरकरी होता है Hg, ठीक है। तो सिस्टोलिक क्या है अपन का? इसमें जब अपन का ब्लड प्रेशर 140 mmHg के ऊपर निकल जाए तो सिस्टोलिक है, और 90 के ऊपर निकले तो डायस्टोलिक है, ठीक है। मतलब 90 से 140 के बीच है तो डायस्टोलिक, और उससे ऊपर तो सिस्टोलिक, ठीक है। 90 के नीचे कुछ नहीं, वो टेंशन मतलब हाइपरटेंशन के नहीं आएगी, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर उसके ऊपर राइज हो रहा है तो नेचुरल है। अब ये अपन का हाइपरटेंशन है, चलो बता दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड करना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन है अपन का हाइपरटेंशन के अंदर क्या कौन कौन से मतलब क्लासीफाई करे गए हैं। एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, 2 प्रकार के हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो प्राइमरी के अंदर क्या आते हैं? जब अपन का ब्लड प्रेशर मतलब बढ़ रहा हो, जब अपन को कोई भी हिडन मतलब अंडरलाइंग डिजीज नहीं हो, ठीक है। क्या? अपन का एब्सेंस हो अंडरलाइंग डिजीज का, जब अपन का ब्लड प्रेशर राइज करे बिना किसी डिजीज के, ठीक है, तो अपन उसको बेनिग्न हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन 2 प्रकार में डिवाइड करेंगे, और इनको अपन को डिटेल में नहीं पढ़ना, तो ये अपन का एक फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ अंडरलाइंग डिजीज मीन्स हिडन डिजीज, किसी भी छुपी हुई डिजीज की एब्सेंस मतलब कोई डिजीज है ही नहीं है आपको, तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़े तो अपन का प्राइमरी हाइपरटेंशन बेनिग्न और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में आएगा। वहीं सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होता है जब अपन का ब्लड प्रेशर राइज हो रहा हो, मतलब बढ़ रहा हो, किसी अंडरलाइंग डिजीज़ की प्रेजेंस में, कोई भी एक अपन को छुपी हुई डिजीज़ है जिसके बारे में अपन को पता नहीं है, और अब उसकी वजह से अपन का ब्लड प्रेशर वगैरह ना हाई मतलब हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो अपन का सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा। इसमें कौन कौन से आते हैं? कार्डियोवास्कुलर हाइपरटेंशन आता है, एंडोक्राइन हाइपरटेंशन आता है, रीनल आता है, रीनल हाइपरटेंशन, और न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन भी इसी के अंदर ही आता है। अपन का प्रेगनेंसी वो हाइपरटेंशन होता है, प्रेगनेंसी मतलब इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वो भी इसी के अंदर आता है। अब जो मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन है इसके कुछ अलग प्रकार बताए, लेकिन ये भी अपन का सेकेंडरी के ही अंदर आता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन। इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये अपन का अलग से थोड़ा बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर अपन का रीनल आता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर आता है, मतलब रीनल फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं इन्फ्रेक्शन है, और सेरिब्रल हेमरेज, ठीक है। तो ये अपन के कुछ इस प्रकार से बताए हैं
जो कि अपन के सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर कौन कौन से, सेरिब्रल हेमरेज भी इसी के अंदर आता है। कौन सा अपन का हो गया, मैनिफेस्टेशन हाइपरटेंशन, देखो वही है। अब अपन के मैनेजमेंट क्या है हाइपरटेंशन के। अब देखो अपन ने इसके डिजीज तो पढ़ ली पूरी तरह से, अब उसके मैनेजमेंट सीख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ डाइटरी हैं, कुछ योगिक हैं। तो अपन देख लेते पहले डाइटरी कि डाइट पे किस हिसाब से, अपने आहार पे कैसे कंट्रोल करना है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एडिक्वेट नरिशमेंट, न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। एडिक्वेट मतलब अपन का होता है बेस, मतलब क्या, इनफ, ठीक है, इनफ होता है अपन का, एडिक्वेट मतलब इनफ। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एडिक्वेट न्यूट्रिशन के द्वारा अपन का मतलब यूनिक मैनेजमेंट, मतलब डाइटरी मैनेजमेंट हो जाएगा इसका हाइपरटेंशन का। इसमें क्या होता है ना, कंज्यूम करना पड़ता है फूड एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, अर्थात टेंडिम मीन्स साइकिल में, ठीक है। जैसे सुबह खाना खाए तो अगले दिन भी सुबह खाओ, पूरे साल सुबह खाओ, है ना। इस हिसाब से अपना खाना मतलब साइकिल दिन भर की, अपन का लंच डिनर सब कुछ मिला के कह रहा हूँ, ठीक है, नाश्ता वास्ता सब कुछ, ठीक है, आप लोग के लिए। अब अवॉइड करना है फ्राइड फूड को इसमें, ठीक है। जो फ्राइड फूड अपन के तला हुआ खाना है ना, उसको अवॉइड करो। हाई सॉल्ट कंटेंट को एकदम अवॉइड करो। क्या है ना, कि अपन का जो सॉल्ट कंटेंट है ना, वो अपन का ब्लड प्रेशर को क्या है ना, बहुत ज़्यादा राइज करता है, बढ़ाता है, ठीक है। इसलिए अच्छा नहीं माना गया। इसलिए फ्रेश फूड और हाई सॉल्टेड कंटेंट को है ना, एकदम पूरी तरह से अवॉइड करना है। और यूज़ करो स्प्रिंकल, मतलब लेमन जूस है ना, टेबल सॉल्ट की जगह पे। जहाँ पे टेबल सॉल्ट यूज़ किया, टेबल सॉल्ट अपन का कॉमन सॉल्ट की जगह पे भी अपन का लेमन जूस यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नींबू का मतलब नींबू पानी थोड़ा छिड़क लो, है ना। तो ये पानी में मिला के नहीं, प्योर नींबू से। अब फाइबर रिच फूड कंज्यूम करो। कौन कौन से अपन के फाइबर रिच फूड, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, कैरेट्स मीन्स अपन की गाजर हैं, टोमेटोज हैं, बीन्स हैं। ये अपन के फाइबर रिच फूड के अंदर आते हैं। कौन कौन से, एप्पल्स, ऑरेंजेस, कैरेट्स, टोमेटोज, बीन्स एटसेट्रा, ठीक है। और मील को स्किप मत करो। ये देखो अपन का डाइटली मतलब इस वाले से मतलब वो हो रहा है, सॉरी इस वाली से नहीं, इस वाली से, ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट से, कि कंज्यूम करना एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है। और बिल्कुल अवॉइड मत करो अपनी मील को, ठीक है। ये नहीं कि कभी खाना छोड़ ही दिया, ठीक है। व्रत मतलब व्रत रखना एक अच्छी चीज़ है बॉडी को मतलब डिटॉक्सीफाई करने के लिए, लेकिन वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। स्किप मत करो मील को, ठीक है। अब अवॉइड करो पिकल्स मीन्स जो अपन के पिकल्स होते हैं ना, अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, है ना, इमली का अचार भी होता है, कई चीज़ों का, ठीक है। चटनी से अवॉइड करो, समोसे वालों के लिए बड़ा दुख है, ठीक है। पापड़ अवॉइड करो। पापड़ तो भाई कॉमन चीज़ है चलो इंडियंस में, लेकिन इसको भी अवॉइड ही करना है क्योंकि इन सब में हाई सॉल्ट कंटेंट होता ही है। ये हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए और किसी के लिए नहीं, वरना आप लोग भी अवॉइड करो। अगर है तो अवॉइड करना, वरना नहीं करना, क्या जा रहा है ना। और हाई सॉल्ट कंटेंट की वजह से इनको अवॉइड करना लिखा भी है, ठीक है। अब ईट करो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। जो अपन के एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है ना, उनको कंज्यूम स्टार्ट मतलब कंज्यूम करना चालू कर दो। कौन कौन से होते हैं अपन के, सिट्रस फ्रूट होते हैं कुछ, जैसे पपाया, पपीता है ना, टोमेटोज टमाटर, ग्रेन्स, सीरियल्स। अब देखो सीरियल्स ये अपन नहीं है कि नागिन का एक सीरियल खा गए, ये अपन का अनाज मतलब होता है सीरियल, ठीक है। पोटैटोज मतलब अपन के आलू, है ना। तो आलू को मतलब आप लोग एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं। तो इस पोटैटोज में तो स्टार्च होता है ना। तो ये अपन के सिट्रस फ्रूट होते हैं, पपाया, टोमेटोज, ग्रेन्स, सीरियल्स या सैडिल्स भी उसको सीरियल्स ही बोल रहे हैं, ठीक है। CEREALS, एस मत लगाना, सी लगाना, ठीक है। अनाज, पोटैटोज, ठीक है, आलू। तो ये अपन के एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है, इनको कंज्यूम करना है। और अवॉइड करो बेकिंग पाउडर कंटेंट। जो बेकिंग पाउडर कंटेंट है उसको पूरी तरह से अवॉइड करो। जैसे ढोकला हो गया अपन का, उसमें बेकिंग सोडा शायद डलता है, पता नहीं डलता है कि नहीं, शायद डलता होगा। अब योगिक मैनेजमेंट। तो योगिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में क्या है, ये अपन का वेल नोन है किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए। देखो योगा पढ़ रहे तो इसमें तो बता ही गया होगा कि वेल नोन है। तो हाइपरटेंशन कैसे मतलब ये करता है, कौन, योगिक मैनेजमेंट में कैसे आता है, ये अपन का प्रिवेंट करता है। मीन्स योगा प्रिवेंट करता है किसको, लोअरिंग, मतलब जो अपन का ब्लड प्रेशर बढ़ा है ना, उसको ये कम कर देता है, ठीक है, बढ़े हुए को। तो प्लस माइनस इज इक्वल टू न्यूट्रल, है ना। तो उतना ही जितना बढ़ाएगा उतना ही अपन का योगिक मैनेजमेंट उसको कम कर देगा, तो नॉर्मल पे ले आएगा, ठीक है। नॉर्मल के नीचे नहीं ले जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो हाइपरटेंशन इस हिसाब से उसको कंट्रोल कर लेगी, मतलब योगिक मैनेजमेंट अपन के हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लेगा। अब प्रैक्टिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर हाइपरटेंशन। तो कुछ प्रैक्टिस हैं जो कि अपन की बताई गई हैं हाइपरटेंशन के लिए, तो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अपन की क्रिया कौन कौन सी हैं जो कि अपन की योगिक मैनेजमेंट या फिर प्रैक्टिस प्रिस्क्राइब्ड है हाइपरटेंशन के लिए। तो क्रिया में अपन को करनी है जल नीति, यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है, ठीक है। सूत्र नीति, ये भी अपन का है। सूर्य नमस्कार, ठीक है, ये भी अपन का योगिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन या फिर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन का प्रैक्टिस है कुछ जो कि अपन के हाइपरटेंशन के कंट्रोल करेंगी। जल नीति करेगी, सूत्र नीति करेगी, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस अलग अलग नाम है, ठीक है।
सेम सेम बट डिफरेंट, है ना। सूर्य नमस्कार, ये भी अपन का आएगा। सूक्ष्म व्यायाम, कौन कौन सा? सूक्ष्म व्यायाम अपन का हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा, ये सारी क्रियाएं। अब आसन, आसन कौन कौन से हो सकते हैं? तो ताड़ासना, वो अपन का यो एक मतलब हाइपरटेंशन कंट्रोल करेगा। कति चक्रासना भी करेगा, कोणासना भी करेगा, उत्तन पदासना भी करेगा, अर्धहलासना भी करेगा, पवन मुक्तासना भी करेगा, वज्रासना भी करेगा, उस्त्रासना भी करेगा, भुजंगासना भी करेगा, धनुरासना भी करेगा, गोमुखासना भी करेगा, वक्रासना भी करेगा, उत्तन मंडूकासना भी करेगा और शवासना भी करेगा। ये जितने भी आसन दिए हैं ना, ये पूरे के पूरे अपन के हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, ठीक है। कौन कौन से? ताड़ासना, कति चक्रासना, कोणासना, उत्तन पदासना, अर्धलासना, पवन मुक्तासना, हाँ, वज्रासना, उस्त्रासना, भुजंगासना, धनुरासना, गोमुखासना, वक्रासना, उत्तन मंडूकासना, शवासना। जैसे मैंने नाम बोले ना एक सांस में, ऐसे ही आप लोग बोलना तो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्राणायाम पे, ठीक है। तो कौन कौन से प्राणायाम है जो कि अपन के हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे? नदी शुद्धि या नदी शोधना, उज्जयी और भ्रामरी, ये अपन के कंट्रोल करने में मदद करेंगे हाइपरटेंशन को। तो कुछ मेडिटेशन है जो कि अपन के हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ये अपन की ब्रेथ अवेयरनेस हो सकता है इसमें, तो ये तो सांस से अपन का प्राणायाम से रिलेटेड हो जाएगा थोड़ा। ओम चैंटिंग हो सकता है, ओम मेडिटेशन। तो पूरे अपन जितने भी बताए ना अपन की योगिक मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में आएंगे, ठीक है। अब कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस बताएं, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे टॉपसी टर्वी पोस्चर कहलाता है एक प्रकार का, तो हम पहले डिटेल में बताया तो अब नहीं बता रहे, ठीक है। उसकी अलग से फ़ोटो बतानी पड़ती है तो अब उतना टाइम बचानी है। तो टॉपसी टर्वी पोस्चर है ना ये, और एक हाइपर वेंटिलेशन ब्रीथिंग प्रोसेस होती है ना, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्ट्रडिक्शन कुछ भी कर सकते, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्रडिक्शन अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लेना, ठीक है। तो टॉपसी टर्वी पोस्चर और हाइपर वेंटिलेशन ब्रीथिंग प्रोसेस है ना वो अवॉइड करनी है एक इंडिविजुअल को, अगर उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो क्या है ना वो बढ़ा देते हैं अपन के ब्लड प्रेशर को। अब लो बैक पेन, लो बैक पेन क्या अपन एक कमर का दर्द, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं कमर का, हमारा कमर का दर्द है ना, ये आपके दिल का दर्द नहीं है, कमर का दर्द है। तो कॉजेज ड्यू टू जॉब रिलेटेड, अब अपन का क्यों होता है? ये अपन का होता है जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि अपन की जॉब रिलेटेड डिसेबिलिटी ना वो अपन का लीडिंग है कंट्रीब्यूट करने में, किसको? मिस्ड वर्क को, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है, ठीक है। या फिर अपन का मिस्ड वर्क भी अपन एक प्रकार से मान सकते हैं, जो कि अपन की, सुनो इतना याद रखो मैं बोल रहा हूँ, जॉब रिलेटेड डिसेबिलिटी और मिस्ड वर्क ही अपन का कॉन्ट्रीब्यूट करता है किसमें? लोअर बैक पेन में, ठीक है, कमर के दर्द में। क्यों? अब देखो इसमें कुछ ऐसी चीज़ बताई गई, देखो सम टाइम इट वैनिशेस बाय इटसेल्फ, ये कभी कभार खुद से भी गायब हो जाता है, कई बार ये बहुत दिनों तक मतलब समय लेता है किसको रिकवर होने में। सम टाइम इट टेक टाइम, है ना। अब जो क्रॉनिक बैक पेन है मीन्स लोअर बैक पेन, जो अपना क्रॉनिक मीन्स अपन का जो 3 महीने से ज़्यादा चल जाए उसी को अपन क्रॉनिक कहते हैं। फिर से एक और बार अपन की क्या है ना वो यूनिवर्सल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। क्रॉनिक पेन जो अपन का सोशल और फाइनेंशियल कंसर्न्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। जो अपन का लोअर बैक पेन या क्रॉनिक पेन अपन का फाइनेंशियल और सोशल कंसर्न्स की वजह से भी हो सकता है। क्या होगा ना इससे? लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और लार्ज हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, सॉरी माफ़ करना ये गलत हो गया थोड़ा, सोशल और इन सब की वजह से क्या है ना लोअर बैक पेन होगा। और इसकी वजह से क्या होगा ना आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और लार्ज हेल्थ एक्सपेंसेस मीन्स आपका दवाइयों पे खर्चा बढ़ जाएगा, वही अपन का लार्ज हेल्थ एक्सपेंसेस होता है। आर्थराइटिस क्या है? जोड़ों का दर्द या फिर दर्द, इलनेस। आर्थराइटिस होता है अपन का एक लोअर बैक पेन का डिसऑर्डर ही कहलाता है आर्थराइटिस, ठीक है। तो दर्द मतलब आर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, है ना। सिम्टम्स क्या हैं अपन के लोअर बैक पेन के? तो सिम्टम्स हैं अपन के मीन्स उसके वो देखते क्या है कि हाँ ये चिन्ह है कि लोअर बैक पेन होने वाला है, ठीक है। तो मसल एक मीन्स मसल में दर्द होगा। और शूटिंग मीन्स शूटिंग सिलाई जैसे कोई कांटे से चुभ रहा है, स्टैबिंग पेन होगा, हथौड़े से घल रहे हैं ना। और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी और रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाएगा, ठीक है, अपन की बॉडी का। अपन को खड़े होने में दिक्कत होगी, तो अपन के सिम्टम्स हैं सबसे बड़े लोअर बैक पेन के। और जो अपन का पेन ऑफ 3 मंथ है ना या उससे ज़्यादा, उसको अपन क्रॉनिक पेन कह सकते हैं, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या है अपन के लोअर बैक पेन के? तो क्या है ना अपन की एज है ना और डिस्क है ना। देखो लोअर बैक पेन किस वजह से होता है? एजिंग के साथ हो सकता है। जब आदमी बूढ़ा होने लगता है ना एक इंडिविजुअल, तो उसके लिए लोअर बैक पेन तो चलो सामान्य चीज़ है, बुढ़ापे में आ ही जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना एजिंग में
जो अपन की डिस्क होती है ना, मीन्स अपन की स्लिप डिस्क होती है, अपन की रीढ़ की हड्डी में होती है, एक प्रकार की स्लिप डिस्क अपन का पार्ट कहलाता है रीढ़ की हड्डी का, ठीक है। तो वो अपन का खुद का फ्लूइड है ना वो लूज़ करने लगती है, और इससे क्या होता है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी लूज़ हो जाती है, और इससे क्या होता है डिक्रीज हो जाती है एबिलिटी टू क्रूशन, मीन्स मूवमेंट की एबिलिटी भी मतलब डिसेबल हो जाता है आदमी को, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता। और वर्टिब्रे ना वो अपन की उसी की डिसेबिलिटी कम हो, मतलब मूवमेंट कम होता है वर्टिब्रे का। यहाँ पे थोड़ा ये एंड लग गया, गलत हो गया, ठीक है। तो क्रूजन मतलब काटा भी है उसको, देखो। तो क्रूजन मतलब क्रूजन द वर्टिब्रे मीन्स रिलेटेड टू रीढ़ की हड्डी। तो ये अपन का मूवमेंट कम कर देता है, वर्टिब्रे मीन्स रीढ़ की हड्डी का, ठीक है। इन सब की वजह से जब आपकी वो स्लिप डिस्क है ना वो फ्लूइड और फ्लेक्सिबिलिटी लूज करती है एजिंग के साथ। अब हैवी लिफ्टिंग भी अपन का एक कॉज होता है किसका, लोअर बैक पेन का। ओवर स्ट्रेचिंग भी हो सकता है, कॉजिंग स्प्रेन भी होता ही है, मतलब स्ट्रेन और स्पैज्म ये अपन के वन ऑफ द मतलब मसल्स में क्या है ना हो सकता है, हैवी लिफ्टिंग की वजह से लोअर बैक पेन, ठीक है, इन सब की वजह से हो सकता है। और जो लिगामेंट्स है ना अपन के बैक में मतलब कंपोनेंट्स है, उनमें भी लोअर बैक पेन छा सकता है, मीन्स पेन छा सकता है एक, ठीक है, मसल एक हो सकती है। तो ये सब अपन के मतलब हैं, जिनका नाम याद कर लेना, पेपर में अच्छे से बना के लिखना, ठीक है। अब नर्व रूट कंप्रेस, जो अपनी नर्व रूट है ना वो भी कंप्रेस हो जाती है, मतलब एक्सपेंड मतलब फैलना होता है, कंप्रेस मतलब छोटा होना, ठीक है। और आर्थराइटिस की वजह से मीन्स जॉइंट इन्फ्लेमेशन, या फिर मैंने आपको बता दिया मसल एक पेन इलनेस है ना, जो डिस्क डिजीज है ना, और ओस्टियोपोरोसिस मतलब अपन की नर्व रूट जब कंप्रेस होंगी तो आर्थराइटिस होगी अपन को, मीन्स जॉइंट इन्फ्लेमेशन होगी, और डिस्क डिजीज हो सकती हैं, और ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ओस्टियो नहीं, ओस्टियो है अपन का, OSTEOPOROSIS, पगला कहीं लग रहा है ना। तो ओस्टियोपोरोसिस मीन्स बोन अपन की डिजीज कहलाती है, बोन की। तो ये भी हो सकती है अगर नर्व रूट कंप्रेस्ड होंगी तब। अब देखो वायरल इन्फेक्शन की वजह से अपन को लोअर बैक पेन हो सकता है, ओबेसिटी मीन्स मोटापे की वजह से हो गई, पेट पर वजन टंग रहेगा तो, है ना। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, तो करनी नहीं चाहिए। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, वजन टंगा रहेगा तो मतलब लोअर बैक पेन होगा ही होगा। बैड पोस्चर की वजह से होता है, बैड पोस्चर की वजह से बहुत से लोगों को होता है। और बेस्ट पोस्चर फॉर स्लीपिंग, स्लीपिंग के टाइम पे, सोने के टाइम पे गलत पोस्चर में सोना में भी लो अपन का लोअर बैक पेन मीन्स कमर का दर्द आ सकता है। अब योगिक मैनेजमेंट ऑफ लोअर बैक पेन क्या है, तो योगिक मैनेजमेंट ऑफ लोअर बैक पेन में अपन का बताया गया है ओम चैंटिंग और प्रेयर। तो लोअर बैक पेन को कैसे आप लोग योगा के द्वारा मैनेज कर सकते हो, तो ओम चैंटिंग करके, प्रेयर करके, ठीक है। स्पाइनल एक्सरसाइज, तो स्पाइन की मतलब ये डिजीज़ है तो उसको स्पाइनल एक्सरसाइज, तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। अब जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, टफ पार्ट आने वाला है, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड। तो सूक्ष्म व्यायाम कौन कौन से हैं अपन के, ग्रीवा शक्ति विकास का, कौन कौन से, ग्रीवा शक्ति विकास का, स्ट्रेंथिंग दी नेक, नेक की स्ट्रेंथ के लिए। वहीं स्कंद क्या है अपन का, बोलो इसका ध्यान से नाम बोला, स्कंधा तथा बहु, स्कंधा तथा बहु मीन्स मौला शक्ति विकास का है अपन का, डेवलपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर एंड जॉइंट्स, ठीक है। स्कंधा तथा बहु मौला शक्ति विकास का, डेवलपिंग स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर एंड जॉइंट्स, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आएगी लेकिन कर लेना तोड़ तोड़ के। पुनर्भुजा शक्ति विकास का मीन्स डेवलपिंग आर्म्स, आर्म की स्ट्रेंथ के लिए। और ई विकास का या एफ, ठीक है, ये अलग अलग है, इनको छोड़ो, ये अपन की ये वाली लाइन काट देना, ठीक है, काम की नहीं है। अब गति शक्ति मीन्स स्ट्रेंथिंग द बैक, अपन का भी अपन का योगिक मैनेजमेंट ऑफ सूक्ष्म व्यायाम के अंदर आते हैं, योगिक मैनेजमेंट ऑफ किसको, लोअर बैक पेन मीन्स कमर के दर्द के अंदर। अब कुछ योगासना बताएं जो कि अपन की लोअर बैक पेन की मतलब योगिक मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं। तो आसन तो आती हैं, तो उसमें ताड़ासना होता है, ऊर्ध्वहस्तोत्तासना होता है, कति चक्रासना भी होता है, अर्ध चक्रासना भी होता है, कोणासना भी आता है, उत्तन पदासना भी, पवन मुक्तासना भी, सेतु बंधासना भी, वज्रासना भी, उस्त्रासना भी, वक्रासना भी, अर्ध मत्स्येंद्रासना भी, मर्जारी आसना भी, गोमुख आसना भी, उत्तन मंडूकासना, सरल मत्स्यासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, मकरासना और शवासना। ये जितने भी नाम दिए इनको अच्छे से एकदम घोल के पीजा। कौन कौन से, योगासना में ताड़ासना, ऊर्ध्वहस्तोत्तासना, कति चक्रासना, अर्ध चक्रासना, कोणासना, उत्तन पदासना, पवन मुक्तासना, सेतु बंधासना, वज्रासना, उस्त्रासना, वक्रासना। इसके अलावा अर्ध मत्स्येंद्रासना, मर्जारी आसना, गोमुखासना, उत्तन मंडूकासना, सरल मत्स्यासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, मकरासना और शवासना,
ठीक है, पूरे योगिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन है, ठीक है, आसन मतलब योगासना के अंदर। अब प्राणायाम कौन कौन से हैं, ठीक है, रिपीटिव हो रहे हैं, कुछ अलग से नहीं है, नाम याद आराम से हो जाएंगे, ठीक है। नदी शोधना प्राणायाम पहले भी बोल चुके हैं, सूर्य भेदना, उज्जी और भ्रामरी, ये पूरे प्राणायाम है ना, इनको याद कर लेना। योगिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन सॉरी माफ़ करना, पगला आ गया, सटी आ गया यार। लोअर बैक पेन, ठीक है, कमर का दर्द। अब स्पेशल प्रैक्टिस कौन कौन सी, योगा निद्रा करी जा सकती है, ध्यान मीन्स मेडिटेशन करने के लिए भी लोअर बैक पेन आराम से मतलब हो सकता है कंट्रोल, ठीक है, करके। अब कुछ नोट, बड़ी बात है, इनको नोट में मतलब इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ। तो अपन के हाइपरटेंशन मतलब इन सबको योगा को करने के पहले ऑलवेज स्ट्रेच बिफोर एक्सरसाइज, तो योगा करने के पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा रस्सी कूद लो, है ना, स्किपिंग कर लो, स्किपिंग, और कुछ अदर स्ट्रेंथियस एक्टिविटी या एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, तो थोड़ी मसल थोड़ी खुल से जाएंगे, ठीक है। और डोंट लीन एट होम और वर्क, जो अपन की मतलब पोस्चर है ना, एकदम ऐसे सीधा रखो, ये नहीं कि ऐसे झुके झुके से चल रहे या फिर ज़्यादा मतलब ऐसे एकदम इतनी कमर करके चल रहा है ना, तो अपना जो पोस्चर है लीन मत हो, एकदम स्ट्रेट रखो, ठीक है। होम के मतलब घर पे भी और वर्क टाइम पे भी, ठीक है, घर पे तो मम्मी लोगों के लिए है, वर्क टाइम पे अपन के लिए, ठीक है। और हमेशा मतलब मेक श्योर करो जो वर्क सरफेस है ना वो कंफर्टेबल हो, ठीक है, कंफर्टेबल हाइट पे हो, मतलब कंफर्टेबल नहीं, वो अलग है, ठीक है। कंफर्टेबल हाइट मीन्स ज़मीन से एक अच्छी ऊंचाई पे हो कि आपका जो पोस्चर है एकदम इस प्रकार से बने, ठीक है। तो जैसे कुर्सी ये रखी ना, ये आप और ये बैठे हो, ठीक है, अच्छे मुस्कुराते हुए, है ना, तो इस प्रकार से अपनी कंफर्टेबल हाइट पे रखो। और जो शोल्डर है ना उनको स्ट्रेट रखो, ये नहीं कि ऐसे गिरे गिरे से, ठीक है, स्ट्रेट रखो, मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं रख लेना कि अपना चेहरा यहाँ पे अच्छे दोनों तरफ शोल्डर उठा के घूम रहा है, ये अलग है, ठीक है। और स्विच करते रहो अपनी पोजीशन को, सिटिंग पोजीशन है, थोड़ी थोड़ी हिलते डुलते रहो, तो कम से कम लगाते रहे कि इंसान बैठा है, वरना ऐसा लगे डेड बॉडी पड़ी है ना। और जेंटली स्ट्रेच करो अपने मसल को, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के मत करो, ठीक है। और वियर करो कंफर्टेबल लो हील्ड शूज़, ठीक है, ये लड़कियों के लिए हाई हील्स पे नच्चे तू बड़ी अच्छी, ये अलग है, ठीक है। तो मतलब लो हील पे मतलब आप लोग कंफर्टेबल लो हील के जूते पहनो, ठीक है। और डू नॉट लिफ्ट हैवी, हैवी चीज़ों को लिफ्ट मत करो, और ट्विस्ट मत करो जब मतलब हैवी लिफ्टिंग करो, वरना रीढ़ की हड्डी ज़्यादा कुसक होगी ना, खसक खिसक गई या टूट गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ऐसी डाइट खाओ मीन्स ऐसा आहार लो जो कि कैल्शियम में रिच हो, फॉस्फोरस में रिच हो, और उसमें विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा रिच हो, ठीक है। तो इससे कारण अपन की जो स्ट्रेंथ होगी ना बोन की, वो अच्छी होगी, ठीक है, इन सब की वजह से। अब क्विट करो स्मोकिंग, जो स्मोक है ना बिल्कुल मत करो, ठीक है। क्या होगा ना, इसका आपका रिडक्शन हो जाएगा ब्लड फ्लो में, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा अपन की बॉडी में, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्मोकिंग अपन का रिडक्शन करता है किसमें, ब्लड फ्लो में, तो बीपी लेवल को भी कम कर देता है एक प्रकार से। और अवॉइड करो स्ट्रेस को, ठीक है, स्ट्रेस बिल्कुल मतलब एग्जाम के टाइम पे एकदम राम का नाम लो, समझे, राम जी का नाम लो, एकदम स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा, किधर भाई साहब, कहाँ ख्वाबों में चले गए थे क्या आप लोग, ब्रोंकियल अस्थमा पे हैं अपन, ठीक है। तो ब्रोंकियल अस्थमा देखो, अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा, ये दोनों को एक ही नाम दे सकते हैं। अस्थमा एक अपन की डिजीज़ होती है किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। क्यों इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ क्यों माना गया है, क्योंकि जिसको भी अस्थमा है ना उसकी एयरवेज है ना वो एकदम नैरो हो जाती है, पतली पतली, ठीक है। और उससे क्या ट्रिगर होती है एक्सपोजर टू एलर्जिन, जिन चीज़ों से उसको एलर्जी होती है ना, अगर वो उसके एक्सपोजर में जाएगा तो अस्थमा अपन का ट्रिगर हो जाएगा। कौन कौन सी होती है, मतलब एक पेशेंट के लिए इंडिविजुअलिटी में अपन मान सकते हैं, कोल्ड एयर होती है, एक्सरसाइज और इमोशनल स्ट्रेस, अगर वो इंडिविजुअल इन सब के एक्सपोजर में जा रहा है कि कोल्ड एयर में जा रहा है वो, या एक्सरसाइज कर रहा है, या इमोशनल स्ट्रेस झेल रहा है, तो मतलब उसका अस्थमा एकदम ट्रिगर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी एवरेज नैरो हो जाएंगी। अब ये जो नैरोनेस है ना, इससे क्या होगा, विजीनेस आएगी, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा है ना। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, मीन्स ज़्यादा देर तक अपनी सांस होल्ड नहीं कर पाएगा। चेस्ट टाइटनेस होगी, ठीक है, सीना एकदम दबा दबा से लगेगा, कफ लगेगा गले में, खराश, है ना। और जिससे कि वो रिस्पॉन्ड होगा अपन का ब्रोंकोडिलेटर, मीन्स अपन क्योर कर सकते हैं, ब्रोंकोडिलेटर एक अपन की मेडिसिन कहलाती है, उससे किसको, विजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग, और ये अपन की ब्रोंकोडिलेटर से मतलब एक मेडिसिन है, उससे ठीक हो जाएगा या क्योर हो जाएंगे, ठीक है, रिलीफ मिलेगा एक प्रकार से, ये मानो। देखो, इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन, लिखा भी है, अपन का जो ब्रोंकियल अस्थमा है ना वो अपन का एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, जिसमें कि जो एयरवेज है ना वो डेवलप मतलब इंक्रीज हो जाती है उनकी रिस्पॉन्सिवनेस, किसके लिए, वेरियस स्टिमुलेंट्स या स्टिमुली, मतलब एक्टिवनेस बढ़ा देती है किसकी, और अपन की कैरेक्टराइज होती है किसके द्वारा, ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस के द्वारा, और इन्फ्लामेटरी कंडीशन या इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन दोनों के द्वारा अपन की करेक्टराइज मतलब एक टाइप मान सकते हो आप लोग ब्रोंकियल अस्थमा का, ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस और इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन।
इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा म्यूकस नोजी, ठीक है, नाक। और इंटरमिटेंट एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, ये समझो एयरवेज के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आने लगेंगे अगर अपन को ये वाली डिजीज होगी, ठीक है। कहाँ गया, गलत लाइन खींच दी। ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस और इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब ये अपन का करेक्टराइज होता है किसके द्वारा, एपिसोडिक। एपिसोडिक भी अपन की एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन की ही एक डिजीज कहलाती है, कुछ अलग से नहीं है। एपिसोडिक डिस्पेनिया कहलाती है, वैसे इसका फुल नाम है एपिसोडिक डिस्पेनिया। यहाँ पे एपिसोडिक अकेला लिखा हुआ है, आएगा आगे, ठीक है। ये वेब सीरीज का एपिसोडिक नहीं है, ये अलग है, ठीक है। अब जो रिवर्सल ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, वो अपन का रिजल्ट मतलब क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, रिस्पॉन्सिवनेस को, किसकी, ट्रैंकिया ब्रोंकियल ट्री। अब ट्रैंकिया ब्रोंकियल ट्री क्या है अपन का, ये यू शेप बॉडी पार्ट होता है, अकेला इतना नहीं पूरी का लिखा है, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसे ऐसे है ना, यू शेप बॉडी पार्ट होता है अपन का ट्रैंकिया ब्रोंकियल ट्री। और मतलब उसकी एक्टिवनेस को बढ़ा देता है कौन, रिवर्सल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। जहाँ पे टी की पावर एन लगा हो, TION पढ़ना है, उसका याद रखना, ठीक है। 10 इस तो अपन इससे मतलब सब कुछ समराइज कर सकते हैं। जो ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन ना, वो प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल अपन के मतलब ब्रोंकियल अस्थमा में। तो साइन और सिम्टम्स है कुछ अस्थमा के, अपन देख लेते हैं। अब देखो, डिजीज़ के बारे में पढ़ लिए, अब उसके साइन और सिम्टम भी तो पता चले कि अपन को है कि नहीं है, अपने आसपास किसी को है कि नहीं है, ठीक है। तो अपनी कैरेक्टराइज की होती मतलब इसका एक टाइप बताया कौन सा, एपिसोडिक डिस्पेनिया, पहले ही बता चुके, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या इन्फ्लामेटरी कंडीशन की डिजीज़, ठीक है। इससे क्या होना, विजीनेस आई, कफ होगी, खराश हो गई, और डिफिकल्टी हुई एक्सपिरेशन एंड इनहेलेशन दोनों ही प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि अपन की रेस्पिरेटरी कंडीशन की ही एक डिजीज मानी जाती है, इसलिए एक्सपिरेशन इनहेलेशन दोनों में ही डिफिकल्टी हो सकती है। अब टाइटनेस होगी चेस्ट की, ठीक है, और डिस्कम्फर्ट लगेगा चेस्ट में, मतलब दबी दबी सी लगेगी चेस्ट, और डिस्कम्फर्ट मज़ा सा नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब कंफर्टेबल नहीं होगी चेस्ट की वजह से। अब अटैक आ सकते हैं जो कि अपन के 1 to several आवर्स तक चल सकते हैं, ठीक है। जो कि ये अटैक करेंगे किस पे, हार्ट पे, हार्ट अटैक होगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों पे ही एकदम मतलब खतरनाक तरह से अटैक करेंगे। तो अपन के साइन और सिम्टम्स तो सीधे सीधे ही पता चलेगा कि ये अस्थमा के हैं। अब स्टेटस अस्थमेटिकस, ये अपन का मतलब यूजुअल थेरेपी से ठीक नहीं होता, एक बहुत खतरनाक डिजीज़ होती है। ये नहीं कि आप कहीं पे 500 रुपये दे के चलेगा, हाँ दिन का 500 है इनकी चार्ज फीस है, और उनकी 2x2 की क्लिनिक में आप लोग एकदम ठीक करा के आ गए, उसमें ठीक नहीं होगा, लफड़ा और हो जाएगा, समझे, बिगड़ जाएगा। तो स्टेटस अस्थमेटिकस एक अपन की ऐसी डिजीज़ है या साइन और सिम्टम्स है जो कि अपन की यूजुअल थेरेपी के द्वारा तो ठीक होती ही नहीं है, ठीक है। अब देखो हाइपरकार्बिया क्या है, हाइपरकार्बिया है जब CO2 लेवल अपन का इंक्रीज कर जाए तो हाइपरकार्बिया होता है, ठीक है। अब इसको उससे कनेक्ट मत करना कि CO2 लेवल इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कैसे कंटिन्यूसली O2 लेवल भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग है, CO2 और O2 अलग अलग क्वांटिटी, इनको अलग अलग ही मान के चलो, एक मत जोड़ना, ठीक है। लड़का और लड़की में फ़र्क होता है, ठीक है। तो हाइपर कार्बिया अपन का CO2 लेवल इंक्रीज है, वहीं पे एसिडोसिस और हाइपोक्सिया O2 लेवल का डिक्रीज होना है, ठीक है। और ये दोनों ही अपन के रेयर होते हैं अस्थमा में, कौन, हाइपर कार्बिया या एसिडोसिस हाइपोक्सिया, ठीक है। तो इसमें एंड जो इसलिए लगा है क्योंकि एक ही डिजीज़ के दो नाम हो सकते हैं, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से नाम रख लेगा, है ना। तो हाइपर कार्बिया CO2 लेवल इंक्रीज, वहीं पे एसिडोसिस और हाइपोक्सिया O2 लेवल डिक्रीज है, रेयर अस्थमा है, ठीक है। ऐसे समराइज करके चलो, जल्दी जल्दी याद कर लो। अब देखो, मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा, मैनेजमेंट कैसे करें अपन ब्रोंकियल अस्थमा का, दो प्रकार के होते हैं, डाइटरी होता है एक अपन का, और एक अपन का होता है योगिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो डाइटरी मैनेजमेंट लिखा हुआ है, ये क्या कहता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, अस्थमा या फिर ब्रोंकियल अस्थमा, दोनों में ही। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर फूड या किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, उसके पास भी मत जाना, नहीं जाना उस पेशेंट को, क्या है ना। अगर वो उनको इनटेक करेगा तो उसका अस्थमा है ना एकदम मतलब ट्रिगर हो जाएगा और ख़राब रिजल्ट मिलेंगे, समझो, उसको अस्थमा सांस लेने में प्रॉब्लम होने ही लगेगी। इसलिए एलर्जिक फूड मस्ट बी अवॉइडेड बाय द इंडिविजुअल हु हैव अस्थमा इन देयर बॉडी, ठीक है। बस ऐसे याद रखो, खतरनाक इंग्लिश बोल दी। अब कोल्ड फूड को भी अवॉइड करना है, कौन कौन से, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, और कुछ अदर स्टिमुलेंट्स है जो कि अपन की बॉडी की एक्टिवनेस बढ़ाते हैं टुवर्ड्स द कोल्डनेस, ठीक है। और फ्रूट्स लाइक बनाना, जो बनाना है ना फ्रूट, उसको भी अवॉइड करना, क्यों, क्योंकि वो भी अपन का कोल्डनेस में कुछ ना कुछ मतलब कंट्रीब्यूट तो अपन का करता ही है, ठीक ठीक है। कंट्रीब्यूट या कॉन्ट्रीब्यूट अपने हिसाब से बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो कोल्ड फूड है और आइसक्रीम, अल्कोहल, चॉकलेट और अदर स्टिमुलेंट फ्रूट जैसे कि बनाना, इनको अवॉइड करना है मतलब अस्थमा के पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि अपन के शीतल मतलब ठंडे होते हैं, ठीक है। यौगिक मैनेजमेंट, अब यौगिक मैनेजमेंट क्या है अपन का ब्रोंकियल अस्थमा में आता है,
तो क्रिया कर सकते हैं कौन कौन सी? जल नीति की जा सकती है, सूत्र नीति की जा सकती है, कपालभाति करी जा सकती है, कुंजल भी करी जा सकती है, वस्त्र धोती या फिर धोती भी कह सकते हो। दोनों ही नाम इसके मतलब आप लोग ले सकते हो, इसमें कोई मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो धोती या वस्त्र धोती बात एक ही है। तो क्रिया कौन कौन सी? जल नीति, सूत्र नीति, कपालभाति, कुंजल और वस्त्र धोती। इन क्रियाओं को करके मतलब अपन ब्रोंकियल अस्थमा को थोड़ा बहुत क्योर कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पूरा ही क्योर कर दे, दवाइयाँ तो मतलब एट दी एंड लेनी ही पड़ती, लेकिन अस्थमा बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, मतलब 60% तो ये कर देगा अपन का योगा, ठीक है। अस्थमा बोल दिया गलती से, योगा। तो ओम चैंटिंग और प्रेयर से भी अपन अस्थमा को मतलब क्योर कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार या सूर्य नमस्कार से भी, या सूक्ष्म व्यायाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आने वाला है, ठीक है। इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कर दें, सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, अपन कौन कौन से मतलब वो आते हैं सूक्ष्म व्यायाम के अंदर, कौन कौन से यामा दिए हैं इसमें है। देखो कितना खतरनाक नाम, UCCARANASTHALATATHA। अब आप लोग सोचो कि पेपर की जगह पर अकेला एक नाम याद करके चले जाए बराबर है ना, तो ऐसा नहीं है। इसको आप लोग बोल सकते हो उक्रानास थला तथा। कैसे? उक्रानास थला तथा, ऐसे बोलो उक्रानास, UCCARANAS, उक्रानास थला THALA, ठीक है। और तथा मतलब TATHA, उक्रानास थला तथा विशुद्धि, और चक्रा शुद्धि आता है, बुद्धि तथा धृति, ठीक है। बुद्धि तथा धृति अलग अलग लिखा है, लेकिन नाम मतलब जोड़ के लिखना, बुद्धि तथा धृति। और बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास का, ठीक है। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास का, ठीक है। थोड़ी टंग ट्विस्टर टाइप है। और विकास थला शक्ति विकास का 1 और 2, ये तो स्टेप दिया, इसको काटो। कौन कौन सा है अपन के? उक्राना स्थला तथा विशुद्धि, चक्रा शुद्धि, बुद्धि तथा धृति, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास का, और विकास थला शक्ति विकास का, ठीक है। इतने टफ नाम बोल के बता रहा है, तो थोड़ा चैनल पे भी ध्यान दे देना, ठीक है। तो योगासनास कौन कौन से हैं? तो ताड़ासना, गति चक्रासना, ऊर्ध्वहस्तोत्थासना, गोमुखासना, उस्त्रासना, वक्रासना और अर्ध मत्स्येंद्रासना। इसके अलावा अपन का उत्तन मंडूकासना भी, भुजंगासना, धनुरासना, शवासना, मत्स्यासना, शवासना, ठीक है। 2 बार नाम रिपीट हो गया क्या? सर्वांगासना था, सॉरी, यहाँ पर शवासना नहीं सर्वांगासना था, ठीक है। तो ये अपन के योगासनास हैं जिनसे अपन की योगिक मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर आते हैं, ठीक है। नाम याद कर लेना। प्राणायाम, प्राणायाम अपन के कौन कौन से हो सकते हैं? वही रिपीटेड घिसे पिटे नाम आ रहे हैं तो उनको याद जरूर कर लो। नदी शोधना प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम मतलब नदी शोधना, सूर्य भेदी, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये अपन के वो वाले प्राणायाम हैं जो कि अपन के क्योर करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन करते ही हैं। अब स्पेशल प्रैक्टिस में योगा निद्रा की जा सकती है, वही ध्यान में मेडिटेशन, ठीक है। ये अपन के योगिक मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। अब आर्थराइटिस पे चलते हैं। तो इसके लिए आप लोग एकदम सीधे होके बैठ जाओ, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन रेज होगा पेपर में 100%, लिख के ले लो, ठीक है। अब लिख के ले लो, आप लोग लिख दिया LIKH, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, लिख के ले लिया। तो आर्थराइटिस तो आएगा ही आएगा। तो अपन का योगा अपन का प्रूवन है हेल्प करने में पीपल्स की किसमें? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? अपन का पेन और स्टिफनेस होती है जो कि अपन की बॉडी की ओल्ड एज के साथ आती है, मतलब वृद्धावस्था के साथ, जो कि पेन मतलब दर्द और स्टिफनेस बॉडी मतलब मूविलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना अपन की बॉडी की, आर्थराइटिस के ही सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो योगा अपन का प्रूवन है कि हेल्प करता है पीपल्स को आर्थराइटिस है जिनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंप्रूव करता है किसको? फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आर्थराइटिस के, योगा, ठीक है। तो योगा कैन रिड्यूस जॉइंट पेन। देखो जो अपन का योगा है ना, वो रिड्यूस करता है किसको? जॉइंट के पेन को, ठीक है। पेन को मतलब कर रहा है ना अपन का क्योर। और इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब स्टिफनेस को मतलब वो सही कर रहा है, और किसकी? जॉइंट्स की मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और फंक्शन को, और डिक्रीज करता है स्ट्रेस को और टेंशन को, और प्रोवाइड करता है गुड स्लीप, अच्छी मतलब अच्छी नींदी, है ना। तो अपन का योगा ये सब कुछ देता है, एक एक पॉइंट याद करके जाना। रिड्यूस करता है जॉइंट पेन को, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है जॉइंट्स की, फंक्शन को डिक्रीज करता है अपन के स्ट्रेस और टेंशन को, प्रोवाइड करता है एक अच्छी नींदी, मीन्स अच्छी नींदी लाए, आगे नहीं बोल सकता, ठीक है। तो प्रोवाइड अ गुड स्लीप, ठीक है। अब कुछ क्लिनिकल कोर्सेस हैं तो अपन उसके बारे में पढ़ लेते हैं, आर्थराइटिस के ही अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो साइन और सिम्टम्स है अपन के आर्थराइटिस के, क्लिनिकल कोर्स में ये आ गए लोग, साइन और सिम्टम्स आर्थराइटिस के। तो अपन आर्थराइटिस बस उतना ही था जितना ऊपर दिया है, पेन स्टिफनेस विद ओल्ड एज, ऐसे लिख देना बना के, उसके मतलब कुछ ये लिख देना कि क्या क्या होता है, बस। अब
ये इंक्लूड करें पेन, स्वेलिंग, जॉइंट और स्टिफनेस। पहले सबसे पहले मतलब सिम्टम्स हैं, दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है, और जॉइंट पेन में स्टिफनेस, मतलब जॉइंट में अपन की स्टिफनेस आ सकती है, ठीक है। अब अपन तो बूढ़े नहीं हुए, लेकिन अपन के मतलब बुजुर्ग, मतलब अपन के एंसेस्टर्स, अब एंसेस्टर्स बहुत पुराने ज़माने के, बहुत ज़्यादा ही ऊपर निकल गया, ठीक है। तो अपन के जो मतलब बड़े हैं हमारे घरों के, ठीक है, उनके लिए बताएं हैं। पेन होगी, स्वेलिंग होगी, जॉइंट स्टिफनेस होगी, इनएबिलिटी टू यूज़ हैंड और वर्क, मीन्स इनएबिलिटी होगी अपने हाथ को यूज़ करने में, काम करने में। टायर्डनेस लगेगी उन लोगों को, वेट लॉस होगा उनका, ठीक है। पुअर स्लीपिंग, स्लीप अच्छी से नहीं होगी, इसलिए देखो गुड स्लीप पहले बता देता है, इसलिए। मसल एक, मतलब पेन नहीं होगा, एक मतलब पेन होता है। और टायर्डनेस मीन्स कोमलता, तो टायर्डनेस को कोमलता क्यों लिख दिया है यहाँ पे मैंने, पता नहीं क्यों लिख दिया है, लगभग पागल हो गया था, है ना। तो कोमलता, अरे टेंडरनेस है, टेंडरनेस, सॉरी, टेंडरनेस सही है, दिमाग दिमाग है, गलत नहीं लिखा है। टेंडरनेस अपनी कोमलता से रिलेटेड, मतलब शरीर ऐसा नहीं होता कि थोड़े से कट लग जाए, मतलब बूढ़े लोगों का शरीर खाल बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, वही कोमलता आ जाती है अगर उन लोगों को आर्थराइटिस हो रही होती है, ठीक है। डिफ़िकल्टीज होती है मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, पता ही है, चलने में भी मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो कोमलता आप लोग ऐसे हिंदी में मत लिखना, मैं तो बता दिया कि समझ जाओ, ठीक है, टेंडरनेस। अब योगिक मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस क्या है, तो योगिक मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस भी अब देख लेते हैं। तो ओम चैंटिंग और प्रेयर की जा सकती है, बोई के बोई नाम रिपीट हो रहे हैं, पूरी की पूरी स्पाइनल एक्सरसाइज, कौन कौन सी स्पाइनल एक्सरसाइज क्या करती है, लूजन करती है जॉइंट्स को, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, और मसल्स को भी मतलब लूजन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कर देती है। अब फिर से आ गया सूक्ष्म व्यायाम, ये कुछ हट के आया है, ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है अपन के पूरे योगा में, 12th के, तो इनको जरूर नाम याद रखना। अब अपन का सूक्ष्म व्यायाम अपन का आता है सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म व्यायाम, लिखने का मतलब फर्क है, बोलने का नहीं है, ठीक है। तो ग्रीवा शक्ति विकास का या ग्रीवा शक्ति विकास का, स्ट्रेंथिंग दी नेक, नेक की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, स्टेप्स नहीं पढ़ो। अब स्कंध तथा बहु मोला शक्ति विकास का, ठीक है, अब बहुत मुश्किल नाम है, इसको तोड़ तोड़ के कहना, स्कंध तथा बहु मोला शक्ति विकास का, ठीक है। डेवलपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर्स ब्लेड्स, मीन्स रीढ़, मतलब अपन के रीढ़ की नहीं, सॉरी, शोल्डर की हड्डी से रिलेटेड है, ठीक है, और जॉइंट से। और अब आता है पूर्ण भुजा शक्ति विकास का, मीन्स डेवलपिंग आर्म्स, और कति शक्ति विकास का, मीन्स बैक की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए अपन के सूक्ष्म व्यायाम। आप कुछ योगासनास बताएं, देख लो। ताड़ासना, ऊर्ध्वहस्तुतासना, कति चक्रासना, अर्ध चक्रासना, कोणासना, उत्तन पदासना, पवन मुक्तासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, मकरासना और शवासना। पता है थोड़े नाम सुनने में बोरिंग लग रहा है, लेकिन याद करने ही पड़ेंगे, इसलिए मैंने बार बार मतलब इसको लिखा है, जैसे कि आप लोग को नाम याद हो ही जाए, कभी ना कभी दो होंगे ना इतनी वीडियो में। ताड़ासना, ऊर्ध्वहस्तुतासना, कति चक्रासना, अर्ध चक्रासना, कोणासना, उत्तन पदासना, पवन मुक्तासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, मकरासना और शवासना। पता है टॉर्चर लग रहा हो, लेकिन ये योगासना है जो कि अपन के योगिक मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब प्राणायाम, प्राणायाम में वही नाम रिपीट हो, नदी शोधना, सूर्य भेदना, ये सूर्य भेदना ही, उज्जयी और भ्रामरी। अभी प्राणायाम में इसको काटो, अलग से लिखा है, ठीक है, और इस वाले को इनके नाम याद कर लेना। नदी शोधना सबको हो चुका होगा, सूर्य भेदना भी हो चुका है, भ्रामरी भी हो चुका है, उज्जयी भी हो चुका है, ठीक है। स्पेशल प्रैक्टिस, योगा निद्रा और ध्यान मेडिटेशन, ठीक है, वही की वही, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं है। अब देखो योगा एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो योगा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, तो पर्सनैलिटी क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। जो एक पर्सनैलिटी होती है ना, तो इससे पहले मैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से थोड़ा पानी पी लूँ। पर्सनैलिटी, तो ये डिफाइन करते हैं एक इंडिविजुअल को, ठीक है, एक मतलब सबको पता है कि हर एक इंसान की पर्सनैलिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं एक इंडिविजुअल को, ठीक है। और इन कंटेम्प्रेरी मीन्स समकालीन के हिसाब से, जो साइकोलॉजी है ना और जो पर्सनैलिटी है ना, वो मतलब डिफर कर सकती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब हर एक की अलग अलग होती है, तो भाई डिफर तो करेगी, है ना। दोनों जन की सेम थोड़ी हो सकती, भले ही दोनों एक से दिखने वाले हों। अब साइकोलॉजिस्ट है ना, जो साइकोलॉजी में मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, जितने वो साइकोलॉजिस्ट बन चुके हैं, तो वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी है ना, वो अपनी क्वालिटी है और कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल की, कि उसका बिहेवियर कैसा है वही उसकी पर्सनैलिटी है, भले ही वो डिफर करती है। तो पर्सनैलिटी को अपन नेम कर सकते हैं, मतलब एक प्रकार से कहा जा सकता है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल और स्पिरिचुअल का वेलबींग, ठीक है। तो वेलबींग यहाँ पे लिखना भूल गया, आप लोग जोड़ लेना, नेम्ड एज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है, लिख ही देता हूँ। डब्ल्यू, अरे क्या लिखा जा रहा है, WELLBEING, बहुत भद्दा लिखा गया, ठीक है।
तो क्या है ना कि मेरे पास अभी पेन नहीं है, पेन कहीं गुम चुका है। तो अकॉर्डिंग टू योगा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने तो अपनी बात बता दी। अब भाई योगा भैया अभी आए खेल के अंदर, कहा कि अभी तो मैं भी हूँ। तो यो एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पर्सन मतलब पर्सनैलिटी एक पर्सन की क्या होती है, स्पिरिचुअल एंटिटी होती है। मतलब हर एक पर्सन की स्पिरिचुअल एंटिटी मतलब हर एक पर्सन अपनी स्पिरिट से अलग अलग होता है, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। ये तो चलो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कह दिया, लेकिन उनने ये भी कहा है वो कनेक्ट करता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, ठीक है, वही उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। यूटिलाइजिंग बॉडी का मतलब अपनी बॉडी को यूटिलाइज करता है एक माइंड ऑफ व्हीकल से, तो इससे ही पता चलता है माइंड ऑफ व्हीकल की तरह, यूटिलाइजिंग बॉडी एंड माइंड एज अ व्हीकल, ठीक है। तो इससे पता चलेगा उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, वो अच्छे में यूटिलाइज कर रहा है या खराब यूटिलाइज कर रहा है। तो योगिक फिलॉसफी है ना, पर्सन के पास मतलब योगिक फिलॉसफी के हिसाब से पर्सन के पास 5 कोशास होते हैं। और इस सराउंड मतलब किसको कहते हैं, उसकी डिवाइन सेल्फ को। और आत्मन, आत्मन क्या है अपन का, एडवर्टाइजमेंट मतलब खुद की मतलब आत्मा को। अभी उसको छोड़ो, एडवर्टाइजमेंट कुछ अलग ही लिखा गया बहुत खतरनाक का, तो उसको छोड़ो, वो कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। तो सेल्फ डिवाइन और आत्मन ही अपन की वो 5 कोशास को मतलब सराउंड करते हैं। कौन, सेल्फ डिवाइन और आत्मन, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं 5 कोशास कौन कौन से हैं। तो इनको कोशास को अपन शीट्स भी कहते हैं। क्या, शीट्स? तो पेपर में मतलब क्वेश्चन बदल के आ सकते हैं कि आप लोग डिफाइन करो कोशास या शीट्स। तो आप लोग याद रखना कोशा और शीट्स एक ही चीज़ है। SHEATHS इज इक्वल टू KOSHAS, ठीक है। अब अपन के पहले 3 मतलब 4 पढ़ लेते, फिर अपन 5वां अपने आप ही आ जाएगा, ऑटोमेटिक है, आगे आने वाला है, ठीक है। अनाम्या कोशा, ठीक है। अनाम्या कोशा फिजिकल बॉडी, मनोमया कोशा मेंटल बॉडी मन, ठीक है। प्राणायामा कोशा या प्राणायामा कोशा एनर्जी बॉडी से रिलेटेड है। वहीं पे विजन विजननम्या, तो कैसे, विजननम्या कोशा जो कि अपन का ब्लिस बॉडी या फिर जॉयफुल बॉडी से रिलेटेड होता है। तो देखो, जो अपन के इनर शीट्स हैं वो अपन के रिलेट करते कैसे, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से, ठीक है, इनर शीट्स। वहीं पे जो आउटर मोस्ट शीट्स हैं या कोशास हैं वो अपन के रिलेट करते कैसे, लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से। तो दोनों अलग अलग है, इनका नाम याद रखना, ठीक है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट योगा से कैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो अपन देख लेते हैं। कोशास के नाम 5th वाले का आपको डाउट होगा तो आगे आ जाएगा, कोई चिंता मत करो। नहीं आएगा तो अगली वीडियो में खुद ही आके बताऊंगा, ठीक, खुद से आके अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो योगा एक्ट करता है उन पूरे 5 कोशास पे, ठीक है। तो वो शीट्स मतलब कोशास जो कि सराउंड करते हैं उसको सेल्फ या डिवाइन क्वालिटी से। तो आसन मतलब जो अपन के आसनास होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, अनानमया कोशा, अनन्मया कोशा या अनानमया कोशा, अनाम्या कोशा, ठीक है। वो अपन का अनाम्या कोशा एक अलग था ना, देखो वही है अनाम्या कोशा, ठीक है। तो ये इसको मतलब इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं अपन के आसन, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कहते हैं, ब्रिंग करते फ्लेक्सिबिलिटी, और मतलब अपन की अनाम्या कोशा फिजिकल बॉडी था ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिंग कर देते हैं, रिलैक्सेशन कर लाते हैं, टोनिंग लाते हैं, चमक लाते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, बैलेंस देते हैं अपन की बॉडी में, फिटनेस देते हैं, ठीक है। इसलिए तो अपन के आसन से इन्फ्लुएंस करते हैं अनाम्या कोशा मीन्स ब्रिंग करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन सबको। वहीं पे जो प्राणायाम है ना वो रिस्टोर करता है किसको, हार्मोनी टू फ्लो ऑफ प्राणा। जो प्राणायाम है ना वो अपन की रिस्टोर करता है अपन की बॉडी में फ्लो ऑफ प्राणा को बढ़ाता है, जो कि अपन की एक वाइटल मतलब एसेंशियल फोर्स है बॉडी के लिए। और प्राणा मतलब सबसे एसेंशियल, और रिमूव करता है ब्लॉक्स और इम्बैलेंस अपन की बॉडी में, ठीक है, प्राणायाम। अब मनोमय कोशा या मनोन्मय कोशा, तो अपन इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 लेवल हैं, एक लेवल ऑफ माइंड और एक लेवल ऑफ मोशन। तो देख लेते हैं। तो एक मेंटल लेवल पे क्या होगा, धरना आएगा, ध्यान आएगा और समाधि आएगी, जो कि अपन के हेल्प करेंगे रूट देने में, मीन्स चैनलाइजेशन करने में। तो चैनलाइजेशन यूज़ करना ये अपन की तो वर्ड मीनिंग है, ठीक है। तो मतलब गिविंग रूट मीन्स चैनलाइजेशन करने में किसको, थॉट्स को, और हेल्प करेंगे अपन के स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस को अचीव करने में, धरना ध्यान और समाधि मीन्स मेंटल लेवल ऑफ माइंड पे, ठीक है, मनोमया कोशा में। वहीं पे इमोशनल लेवल में क्या होगा, ये अपन के योगा है ना वो अपन के गुड होते हैं किसके लिए, कल्चरल इमोशन के लिए, लिखा भी है योगा, ठीक है, गुड कल्चरल इमोशन। क्यों, क्योंकि अपन के इमोशन देते हैं अपन के लिए अच्छे, और राइट डायरेक्शन देते हैं ग्रोथ के लिए अपन की बॉडी को, इसलिए इमोशनल लेवल अपन का लेवल ऑफ माइंड और लेवल ऑफ मोशन पे आता है, ठीक है। मोशन मीन्स इमोशन। अब कुछ डिवोशनल प्रैक्टिस हैं जिससे अपन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है। पॉजिटिव या अपन की देखो नेगेटिव हार्श और वायलेंट को रिप्लेस करते कौन, डिवोशनल प्रैक्टिस। डिवोशनल मीन्स दिव्य प्रैक्टिस, दिव्य मतलब डिवोशनल, ठीक है। तो नेगेटिव और हार्शनेस को जो और वायलेंटनेस को जो रिमूव करे वो अपन का डिवोशनल प्रैक्टिस है, और जो पॉजिटिव सॉफ्ट और जेंटल इमोशन दे वही अपन का डिवोशनल प्रैक्टिस है। क्या क्या डेफिनेशन बोल दी, वाह वाह। अब
हायर बुद्धि के लिए अपन ध्यान और जनना योगा कर सकते हैं, ठीक है, हायर बुद्धि के लिए। अब देखो आनंदमय कोशा, मैंने आपको कहा था ना 5वां शीर्ष आएगा, आ गया। आनंदमय कोशा मीन्स इनर मोस्ट शीर्ष के अंदर आता है। अब इसका मीनिंग नहीं पता यहाँ पे, तो मैंने भी बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। आनंदमय कोशा, ठीक है, 5th वाला है अपन का। अनामय कोश अलग है, आनंदमय कोश अलग है, ठीक है। शीर्ष, तो ये अपन का इनर मोस्ट शीर्ष मीन्स अपन का म्यान। शीर्ष क्या होता है? म्यान होता है। तलवार किसके अंदर रखी जाती है? म्यान के अंदर। जो उसका कवर होता है ना उसी को अपन शीर्ष कहते हैं, इसलिए तो इनको कोशा कहा जाता है। मेन कवर्स अपन की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो अपन की लाइफ को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हेल्दी रखने में। तो अपन को क्या कहते हैं आनंदमय कोशा? एक गुड इंटेलेक्चुअल देते हैं, मतलब अपन की लिए, अपन के लिए, ठीक है। इंट्यूशन देते हैं, टी की पावर है TION, ठीक है। तो इंट्यूशन मीन्स आप ट्रू हो विदाउट रीजन, आपके मतलब सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं लाने देते आनंदमय कोशा, ठीक है ना, मोशी से इसलिए तो रिलेटेड है। विजडम मतलब समझदारी देते हैं आपके लिए, और हायर नॉलेज देते हैं, और साइकिक एबिलिटीज मीन्स आपके चित्त पे अच्छी एबिलिटीज डालते हैं। कौन? आनंदमय कोशा। आनंदमय, आनंदमय कुछ भी कह सकते हो आप लोग। क्रूड लेवल, अब क्रूड लेवल क्या है? जो रिफाइंड लेवल है ना, वही अपन का क्रूड लेवल है। तो ये इवॉल्व करता है लव, ठीक है। लव देता है, कंपेशन देता है मीन्स करुणा देता है, जॉय मतलब एक खुशी देता है, अकॉम्प्लिशमेंट मीन्स अपन को सफलता देता है, और म्यूचुअली फुलफिलिंग रिलेशनशिप देता है। कौन? क्रूड लेवल पे अपन के जितने भी ऊपर कोशास थे ना वो सारे। अब इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल रिलेशनशिप के द्वारा, तो अपन का फुलफिलिंग रिलेशनशिप में 2 प्रकार के दिए, इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल। तो अपन आगे चल के देख लेंगे, अगर नहीं बताया तो आप लोग समझ लेना कि इतना ही पढ़ना था, ठीक है। तो अनामय कोशा क्या है? ये अपन का ब्लिस बॉडी से रिलेटेड होता है, अनामय कोशा। तो ये क्या था भाई, यहाँ पे नाम चेंज क्यों हो गया? मैंने कुछ गलती करी क्या ऊपर? रुको, देखो अनामय कोशा अलग है, और विजनमय कोशा, विजनमय कोशा की जगह वहाँ पे अनामय कोशा लिखा गया है। तो माफ़ करना, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे चेंज क्या करना है, तो वही बस चेंज करना, एक्स्ट्रा मत चेंज करना, ज़्यादा चेंज हो जाए वरना, है ना। तो अनामय कोशा, तो ये क्या करते हैं? ये अपन के ब्लेस बॉडी मीन्स विजानमय कोशा लिखना था, अनामय कोशा लिखा गया है VIJANANAMAY, विजानमय कोशा लिख देना है यहाँ पे, ब्लेस बॉडी से रिलेटेड, इसको काट देना, ठीक है। तो अपन को देते हैं क्या? एक्सपीरियंस ऑफ पीस देते हैं, इसलिए तो ब्लेस बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। लव मतलब लव देते हैं अपन। एक्सटेसी मीन्स हैप्पीनेस, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी किसने सुना है? रोल्स रॉयस के नाम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी मतलब बोनेट पर स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी बनी हुई होती है, मीन्स स्पिरिट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। अब इतनी बड़ी गाड़ी लोगी तो हैप्पीनेस तो मिलेगी। तो एक्सपीरियंस ऑफ पीस, लव, एक्सटेसी मीन्स हैप्पीनेस ही देता है, ठीक है। अल्टीमेट कॉन्शियसनेस और स्टेट ऑफ समाधि देता है, वही अपन का ब्लेस बॉडी। विजामय कोशा, अनामय कोशा नहीं है वो, ठीक है। तो योगा फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, योगा फॉर फिजिकल डेवलपमेंट कैसे काम करता है? ये प्रोवाइड या प्रोपोर्शनेट करता है अपन की बॉडी को, ठीक है, सारे मसल्स को रिलैक्स करके, ठीक है, और सारे सिस्टम की बॉडी को भी एकदम से रिलैक्स करके, और प्रमोट करता है किसको? वेलनेस को। और क्योर करता है वेरियस एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या है? अपन की इलनेस है ना, तो उनको मतलब क्योर कर देता है, और हेल्प करता है अपन की बॉडी में, ठीक है, वर्क मतलब मोर एफिशिएंटली, मतलब अपन की बॉडी को वर्क करने में, कि अपन ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएँ। जैसे अभी आप लोग ये वीडियो देखते देखते थक रहे हो ना, तो योगा करोगे तो इससे सही हो जाएगा, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। अब अनामय कोशा, अब इस बार अनामय कोशा अटका था, ठीक है, वो वाला उससे पहले विजामय कोशा, सबसे ऊपर तो 5 कोशा बढ़ा ही दिए, ठीक है। आनंदमय कोशा 5th था। योगा फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो अच्छा ये अच्छी अलग से वीडियो नहीं डालनी पड़ी आनंदमय के लिए, ठीक है, बच गया मेरा नेट। तो योगा फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? तो कोग्निटिव होता है अपन का अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस की जो डेवलपमेंट है उसके लिए योगा। तो मेंटल डेवलपमेंट ही अपन का, अंडरस्टैंडिंग तो मेंटल से ही होगी ना, दिमाग से अंडरस्टैंड करोगे और कहीं से थोड़ी। तो इससे क्या है? योगा अपन का इंक्रीज करेगा किसको? अटेंशन को, मेमोरी को, और थिंकिंग को, कि अपन ज़्यादा थिंक कर पाएँ। परसीविंग मीन्स जानना, कि आप चीज़ों के बारे में जान पाओ, इमेजिनेट कर पाओ, ठीक है। और रीजनिंग मतलब थिंक कर पाओ, थिंकिंग अपन का अगेन। और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाए, इसलिए योगा अपन का कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा माना गया। मेंटल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा होता है अपन का योगा, क्या बताऊँ आप, ठीक है। तो योगा कौन कौन से? सूर्य नमस्कार, त्राटका और प्राणायाम, ये क्या करते हैं? ये अपन को 3 मेन मतलब योगा पता है, सूर्य नमस्कार, त्राटका और प्राणायाम। ये मेंटेन करते हैं पाइनियल ग्लैंड को, ठीक है, कुछ गलत निकल गया था, पाइनियल ग्लैंड को जो मेंटेन करे वही अपन के सूर्य नमस्कार, त्राटका और प्राणायाम है, ठीक है। क्योंकि अपन के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल फैकल्टी के लिए, सेरिब्रल
फैक्ट्री फैक्ट, अरे क्या निकल रहा है, जवान फिसल रही, ठीक है। अरे को सांस लेने दो। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल फैकल्टी में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मेंटेन करते हैं पाइनियल ग्लैंड को। अब पाइनियल ग्लैंड का ही फंक्शन था जो मैंने बोला है, जो कि अपन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपन के डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल फैकल्टी में। उसके लिए अपन सूर्य नमस्कार, टाटका और प्राणायाम कर सकते हैं। तो सेरिब्रल फैकल्टी मतलब फैकल्टी का डेवलपमेंट अच्छा होगा क्योंकि पाइनियल ग्लैंड मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ेंगे इन सब की वजह से, ठीक है। तो थोड़ा समझ जाना है, उसमें जवान अटक गई थी। अब देखो, योगा फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। अब योगा फॉर डिवोशनल बोल रहा हूँ, क्या से हो गया यार, जबान कटवानी पड़ेगी लग रहा है ना। तो योगा मतलब मैंने मतलब अपने मुंह से ताजमहल बना दी, इसलिए जबान कटवानी पड़ेगी। तो योगा फॉर इमोशनल डेवलपमेंट कैसे वर्क करता है, तो हेल्प करता है कंट्रोलिंग और एक्सप्रेशन, मतलब कंट्रोल मतलब हेल्प करता है अपन को खुद पर कंट्रोल पाने में, और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, जो एक्सप्रेशन है अपन के इमोशन को उस पर भी कंट्रोल पाने में। योगा फॉर इमोशनल डेवलपमेंट है खुद पे कंट्रोल या इमोशनल पे कंट्रोल, बात एक ही है, ठीक है। तो कंसिस्ट होता है किसमें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स करोगे और प्राणायाम करोगे तो अपने आप ही अपन का इमोशनल डेवलपमेंट होगा, कंट्रोल पाओगे ना अपने इमोशन पे, ठीक है। तो हेल्प करेगा किसमें, इमोशनल एंजाइटी में, अनइजीनेस एंजाइटी, ठीक है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, दोरमनस या डिप्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन, अब देखो रिग्रेशन अपन की आप लोग समझ नहीं पाओगे, तो अपन का जब अपनी बॉडी का लेस डेवलपमेंट होता है ना, या कुछ भी होता है लेस डेवलपमेंट जो कि मतलब मध्य मध्य हो रहा है और कम हो रहा है, तो अपन उसको रिग्रेशन कह सकते हैं। फटीग, फटीग क्या है अपन का, स्लीपी रहना, नींद, ठीक है। गिल्ट तो सबको पता है। अराउजल, अराउजल क्या है अपन का, सेक्सुअल एक्साइटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अपन के मतलब इन सब में अपन का योगा हेल्प करता है इमोशनल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। इमोशनल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिग्रेशन, फटीग, गिल्ट, अराउजल, ठीक है। अब योगा फॉर सोशल डेवलपमेंट, तो अपन ने वो इमोशनल डेवलपमेंट तो देख लिया, अब सोशल भी देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, अपन की मतलब योगा है ना, डेवलपमेंट का अपने अच्छा एटीट्यूड और रिलैक्सेशन भी मतलब अपन की बॉडी में अच्छे से कर देगा। किसके द्वारा, यामा के द्वारा। अब ये वामा नहीं लिखा है, यामा लिखा है, ठीक है, खतरनाक लग गया है। यामा नियम प्रत्याहारा, धरना, अपन के अष्टांग योगा के है ना, वो भी अपन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारी ज़्यादा, ठीक है। एक भारी रोल प्ले कर रहा है, एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है अपन के किस में, योगा फॉर सोशल डेवलपमेंट में, अष्टांग योगा। अब अष्टांग योगा के आप लोग नाम जानना चाहो तो पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं, 8 के 8, ठीक है। तो उनके जरूर नाम याद रखना, और जे ब्राह्मणी, शतकाई, शीताली, सूर्यभेदी, ठीक है। तो इन सब के नाम याद रखना। प्रत्याहार भी शायद उसी के अंदर आता है, देख लेंगे अपन। यामा, नियमा, प्रत्याहार, ध्यान और अष्टांग योगा के कुछ टाइप है जो कि अपने सोशल डेवलपमेंट में पार्ट मतलब अपना रोल प्ले करते हैं। चलो लास्ट पेज, सबसे आखिरी पेज क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ये नंबर क्या लिखा है, 44, है ना। तो लास्ट पेज पे आ चुके हैं, योगा फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो पहले तो ताली बजा लो लास्ट कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो बजा लो ताली, 2 मिनट दे दिए, अब 2 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, रहने दो। तो योगा फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो इंक्रीज करेगा हैबिट और वैल्यूज़, ठीक है। अपन में मतलब एक हैबिट लाएगा और वैल्यूज़ लाएगा किसके प्रति, एथिक्स के प्रति, कि क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका भी ज्ञान देगा। और ध्यान अपन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही पढ़ना कि इंक्रीज करेगा हैबिट, वैल्यूज, एथिक्स, ठीक है। और इसको ध्यान है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपन की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। ध्यान, धरना, समाधि तीनों ही होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कंसिस्ट होता है ध्यान में, यामा आते हैं, नियम आते हैं, और मेडिटेशन खुद ध्यान भी इसी के अंदर आता है। तो इसलिए अपन का ध्यान अच्छा माना जाता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। तो देखो, अपन की यूनिट नंबर 3 तो पूरी हो चुकी है, आपका 1 शॉट पूरा है ना। लेकिन सुनो, वीडियो जाने के पहले एक बात बोल दूँ, सब्सक्राइब नहीं बोला, मैं ही बोल रहा हूँ कि मैंने आपका मतलब एक लाइव सेशन लेने का सोचा है, कौन का, लाइव, ठीक है। तो आप लोग FE, ये लाइव अलग है, ठीक है, वो अपन का LIVE है, ठीक है। लाइव सेशन लेने का सोचा है, तो आप लोग क्या है ना, 50 सब्सक्राइबर जरूर पहुँचा दो। क्या है ना कि अगर अपन की यूट्यूब गाइडलाइंस के हिसाब से जब तक एक पर्सन के चैनल पे 50, ठीक है, अभी 50 भी गलत लिखा है, 50 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते ना, जब तक वो ऑनलाइन नहीं कर सकता है, समझो, मतलब लाइव नहीं जा सकता उसका चैनल। तो सब्सक्राइब जाओगे तो 50 लोग बस जोड़ लो। क्या है ना, इसमें आप लोग का ही फ़ायदा है। क्या है ना, मैं तो पढ़ लूँगा, मैं भी मतलब 12th में हूँ, तो मैं तो पढ़ लूँगा, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ पाए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो मैं लाइव सेशन लूँगा, ठीक है, पेपर के कुछ दिन पहले। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक की वीडियो भेज दो, ठीक है। तो भेज दोगे ना तो सब्सक्राइब हो जाएगा, तो 50 लोग हो जाएंगे, और बस अपन लाइव चालू कर देंगे उस दिन ना। तो आप लोग की बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो मैं ही हूँ, तो प्लीज़ कर देना, है ना। तो मिलते हैं, अच्छा बाय।